टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इतने दिन से हम ईद का इंतज़ार कर रहे थे कि ईद आएगी, जानवर लेंगे, कुर्बानी होगी, रिश्तेदारों में जाएंगे और फिर वीकेंड भी आएगा। इस दफ़ा लॉन्ग वीकेंड है, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ, सब कुछ गुजर गया एंड बैक टू वर्क। और आप बहुत खुश नसीब हैं कि अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है, और वो लोग भी बहुत खुश नसीब हैं जो आजकल जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब जॉब मिल जाएगी तो फिर आप ये वाले दिन याद करेंगे, और अभी जॉब नहीं है तो आप जॉब वाले दिन याद कर रहे होंगे। इंसान किसी भी हाल में इतना ज़्यादा खुश नहीं होता, और इस बात का एहसास मुझे हमेशा होता है मैं जब भी शेफ नौरीन से मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? माशाल्लाह बड़ी फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू। हाँ, क्या किया हो छुट्टियों में, बताएं। छुट्टियों में बहुत कुछ किया, दावतें उड़ाई। दावतें उड़ाई, मम्मी के घर, सिस्टर के घर, ससुराल, एवरीबॉडी। तो बस थक गए, और कल एक दिन था जो फ्रेंड्स का दिन था, तो उधर ज्यादा एंजॉय किया। लेकिन पता है, एक शेफ्स की एक अच्छी बात होती है कि कहते हैं खाना पकाते हुए सारी फीलिंग्स जो है वो वहीं पे खत्म हो जाती है, तो खुद कम खाते हैं और वेट ज्यादा पुट ऑन नहीं करते। बिल्कुल, जब भी आप अभी तक फिट है। एग्जैक्टली। देखिए इसमें कुछ लोग होते हैं जो चखते रहते वो फिर फैल जाते हैं। मेरा क्या है, मैं चखती हूँ लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज्यादा मैं वैसे भी नहीं खाती तो भूख खत्म हो जाती। कुकिंग कर करके दिल भर जाता है। लेकिन ये कि जैसे सैलेड्स हो गए, ये सब हो गए, तो मैं खाती रहूंगी। लेकिन जैसे लाइक क्रीमी जो चीजें होती वो मैं नहीं खाती, लेकिन चखती जरूर हूँ। लेकिन नौरीन, अभी बहुत सारे लोगों के घरों में अभी जो गोश्त होगा वो स्टोर हुआ होगा। ये गोश्त कितने दिन तक कंज्यूम कर लेना चाहिए? सुने, मैं तो अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैंने तो सारा बांट दिया है। ठीक है, लेकिन अगर चले रखा भी तो ज्यादा 3 to 4 kg रखा होगा, तो ज्यादा 1-1.5 हफ्ता, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि देखिए बकरीद का गोश्त अलग होता है। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि अगले साल बकरीद होती है, उसमें भी पाई निकल रहे होते हैं लोगों के डीप फ्रीजर से। लिटरली साल भर भी रखते लोग, भर भर के फ्रीजर्स में, डीप फ्रीजर में। दैट इज रॉन्ग। क्योंकि देखिए हमारा जो बकरीद का गोश्त होता है ना, उससे ब्लड ऑलरेडी होता है। वो चीज नहीं होती जैसे नॉर्मल बकरे कटते हैं या काऊ मीट होता है, तो उसमें एक होता है, बकरीद का एक होता है डिफरेंट, तो वो काला हो जाता है। तो जल्दी से ऐसा था 2 हफ्ते चलाने से ज्यादा नहीं, लोग तो महीनों महीनों कंज्यूम करके रख देते हैं। और अगर रखना है तो जिपलॉक बैग्स में रखें, फॉइल में लपेट के जिपलॉक बैग, तो फिर ज्यादा चल जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है। और मेरे ख्याल से इतना ज्यादा जो कुर्बानी का गोश्त है, कुर्बानी करके आपको बांटनी चाहिए। और क्या, फ्रिजों में इतना कैद मत करें। और ऑफ कोर्स ये नौरी ने बड़ी सही बात की, क्योंकि गोश्त जितने दिन आप फ्रीजर में रखेंगे, ऑफ कोर्स उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ तो रुक जाती है जब फ्रीजिंग, और कंटामिनेशन बहुत हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उससे मैं तो, अच्छा मेरा बताओ, मेरा क्या है, फ्रेश लेकर आए, फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं। फ्रीजर भरने की जरूरत ही नहीं, उससे ज्यादा आपके बैक्टीरियाज आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह, बिल्कुल फ्रेश का अलग ही बात है। नौरीन, क्या क्या बनाया था आपने ईद पे? मैंने बहुत कुछ बनाया था। क्या? उसी दिन ताजा ताजा ऑफ कोर्स ताजा। जैसे जिस दिन बकरा हुआ है उसी दिन मैंने कलेजी भी बनाई, उस दिन मैंने ब्रेन मसाला भी बनाया, उस दिन मैंने एक, अच्छा लोगों की फरमाइश भी होती है ना, तो वो चाउमीन भी बना, तो लसानिया भी बना, तो मिनी सैंडविचेस भी बने। सिर्फ गोश्त सीधा चिकन भी थोड़ा सा ऐड किया था मैंने, और कीमा, हरी मिर्च कीमा बना, विच कचौरी एंड पूरी, दही बड़े बने, सैलेड्स बने। वाह सोच के इतना अच्छा लग रहा है। ख़वातीन और हज़रात, आप सबको एक बार फिर ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। नाउ यू ऑल आर बैक टू वर्क। दोबारा से हम लोग कामों की तरफ चले गए। आज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है। आज हम ये अहद करेंगे कि हम प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर करेंगे। अगर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो जो चटाई का बना हुआ बैग होता है, जो पुराने ज़माने में हमारे घर वाले इस्तेमाल करते थे, उसको दोबारा से हम लोग काम में लेकर आएंगे। कपड़े के बैग्स यूज़ करेंगे ताकि आप जब भी शॉपिंग कर रहे हो तो प्लास्टिक के बैग से आप दूर रहें। टोट बैग्स यूज़ करें या कपड़े के बैग्स यूज़ करें।
प्लास्टिक की बोतलों से जान छुड़ाएं, शीशे की बोतलों की तरफ आएं, सुराही की तरफ आएं, मिट्टी के बर्तनों की तरफ आएं, तांबे के बर्तनों की तरफ आएं और प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कराएं। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है और प्लास्टिक से जितना हम दूर रहेंगे उतना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। आज हम लेते हैं कभी छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे योगी वजाहत से, जो कि आपको सिखाएंगे कि योगा से किस तरह से आप स्ट्रेस से कोसों दूर रह सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। सुना है कि दुख इंसान को मजबूत कर देते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे कि प्लास्टर होने के बाद जब धूप लगती है तो वो प्लास्टर मजबूत होता है और फिर उसमें पानी डालें या उसको जितना भी आप बेहतर से बेहतर रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन सुना है कि सख्ती ही इंसान को मजबूत बनाती है। दुख अगर उस लिहाज से हों कि आपको वो ट्रेन कर रहे हों और आप उससे कुछ सबक हासिल कर रहे हों तो मेरे ख्याल से बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर ये दुख आपको हमेशा दुखी कर दें और आपके लिए बीमारी का बाइस बन जाएं तो फिर ये इलाज की तरफ जाना पड़ेगा। आज जनरली अगर हम देखें तो कौन ऐसा है जो ये कहेगा कि मुझको दुख नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है? सबको है। कुछ लोगों को तो ये वजह भी नहीं पता कि उनको डिप्रेशन क्यों है, इसलिए कि सब डिप्रेशन में हैं तो चलो मैं भी डिप्रेशन में हो जाता हूँ, जैसे कहते हैं कि एक फैशन सा बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनको ये होता है वाकई ये बहुत बुरा होता है। लिहाजा इसके लिए हमें साइकेट्रिक को भी अगर रुजू करना है तो हमें मिलना चाहिए, माहिर नफ्सियात से मिलना चाहिए, क्योंकि वो वजूहात जिन वजूहात को आप हैंडल नहीं कर पा रहे वो आपकी सेहत को इस हद तक नुकसानदेह कर सकती हैं कि शायद ज़िंदगी के लाले पड़ जाएं। योगा एक मुतबादिल तरीक़ा है या तर्ज़ इलाज है या तर्ज़ एहतियात है। मैं ज़्यादातर योगा को एक तर्ज़ एहतियात के तौर पे लेता हूँ। लिहाजा मेरी तमाम दर गुफ्तगू में कहीं पे भी ये नहीं कहूँगा कि आप डॉक्टर को मत दिखाएं, सिर्फ योगा करें। आप डॉक्टर को दिखाइए, उनसे रुजू कीजिए। मेरी तमाम तर गुफ्तगू किसी भी डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है। आइए देखते हैं कि योगा हमें स्ट्रेस से निकलने के लिए, और मैं एक बात बड़ी मदद से कह दूँ, देखिए जब आप ज़िंदगी की दौड़ में रवां दवा होते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ती है, और जब आप मेहनत करते हैं तो उससे स्ट्रेस पैदा होता है, दबाव पैदा होता है। ये दबाव अगर बेहतरी की तरफ जा रहा है आपको लेके, उससे आपको सक्सेस हो रही है, तो ये दबाव स्ट्रेस नहीं है, एफर्ट्स हैं। लेकिन अगर ये एफर्ट्स दबाव में बढ़ जाएं और हर वक्त इंसान कुछ ना करके भी दबाव का शिकार रहे, तो फिर योगा के कुछ आसन हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद हैं। उनमें सबसे बेहतरीन आसन जो मैं समझता हूँ वह है चाइल्ड पोज। सजदे के बहुत करीब है। यही वजह है कि जो लोग सजदा करते हैं वो उससे बड़ा करीब रहते हैं जो सबका हल जानता है और सबके मसाइल को हल करता है, लिहाजा वो दुखी ज़्यादा रहते भी नहीं हैं। आइए देखते हैं कि हम बालासन कैसे कर सकते हैं। ख्याल है कि ये आसन उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा नहीं होगा जिनको घुटने का मसला है या दर्द है, क्योंकि हमें इस तरह तैयार की तरह बैठना होगा और फिर इस आसन में हमें अपने आप को आगे की तरफ लेके जाना है। आराम से जाइए, जितना आप आराम से रह सकते हैं। अपने हाथ को पीछे की तरफ कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, शोल्डर को ऐसे नहीं रखना, ढीला छोड़ देना, और जितना रिलैक्स होकर अपने आप को छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए। सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे रखिए। हम इसको आनापाना कहते हैं, इनहेल और एक्सहेल। जितना मैं अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करूंगा उतना ही रिलैक्स होता चला जाऊंगा। आराम से उठिए। इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि फेस लिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस के लिए तो आइडियल है, और इसका एक फ़ायदा यह है कि आपके तमाम ज़्यादातर जोड़ जो हैं उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बहुत बेहतर तौर पे इस आसन को कर सकेंगे। अगर ये आसन ऐसे नहीं होता तो फिर कुर्सी पे बैठ जाइए। सामने एक कुर्सी रखिए। जैसे कुर्सी पे बैठ के हम नमाज़ पढ़ते हैं, बाज़ लोग नमाज उस तरह पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से आपने क्या किया कि कुर्सी पे बैठे हुए हैं, फ़र्ज़ कीजिए ये पैर मेरे सीधे हैं, तो मैं अगली कुर्सी के ऊपर अपना हाथ रखूँगा इस तरह और फिर अपने आप को ढीला छोड़ दूँगा इस तरह, बिल्कुल ढीला। और अगर आप अपने हाथों को ढीला भी उसमें भी छोड़ सकते हैं कुर्सी पे भी, तो आप इस तरह कुर्सी के ऊपर रिलैक्स रहें। दूसरी एहतियात
जो योग आपको बताता है वो है आपका सोने का तरीका। जी हाँ, जागते हुए स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन इलाज कैसे होगा? सोते हुए। तो जब भी आप सोएं, आपका रुख जो है शुमाल की जानिब नहीं होना चाहिए। आप शुमाल की तरफ अपना सर करके नहीं सोएंगे, आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, बेचैन रहेंगे और डरावने ख्वाब रहेंगे। तो सोना कैसे चाहिए? मशरिक़ और मगरिब की तरफ रुख करके। अब क्योंकि हम कराची में जब यहाँ इस तरह हैं और बहुत शहरों में भी मुल्क के, हमारे पैर या सर जो है उसकी एक डायरेक्शन जो है काबे की तरफ रहती है। तो कोशिश करें कि जहाँ पे कोशिश क्या करें, बिल्कुल एहतमाम करें कि आपके पैर जो हैं वो बरक्स होना चाहिए, आपका सर जो है काबे की तरफ हो और पैर उसके बरक्स हों, तो आप तिरछा लेटेंगे। आप ये करके देखें, आपको लगेगा कि नींद बहुत अच्छी आती है। जब आपकी नींद अच्छी आएगी तो बिला वजह का जो स्ट्रेस है वो कम होगा। इसके साथ साथ आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक मैं बता रहा हूँ। टेक्निक क्या है? खाने का तरीका है। हमारे कुछ वाइटामिन हैं जो इनकी कमी भी हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है। इसमें विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप धूप में नहीं निकलते, सूरज जिस तरह मैं इस वक्त बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त बहुत प्यारी सी सुबह की धूप है, इस धूप को लीजिए। आइडियली तो सुबह के वक्त से लेकर 7 बजे का आइडियल है, लेकिन फिर भी चलें, इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस वक्त भी अगर आप थोड़ी देर के बाद बाहर जाके बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा, वरना शुरू में बैठ जाया करें प्रोग्राम से पहले। सो विटामिन डी ज़रूर लीजिए, और डेली अगर विटामिन डी लेते हैं आप, इंटरनेशनल यूनिट जो मुनासिब उसके हैं फिक्स, तो आप महसूस करेंगे आप तरोताज़ा रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और खामा खा के थकन नहीं होगी। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। आइए अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यह है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये हो ही नहीं सकता कि योगा जो एक बहुत बड़ा वसी इल्म है वो आपको सिर्फ एक ही पोज बताया और आप काम हो जाए। इसके लिए हज़ारों पोज हो सकते हैं, मैंने सिर्फ आइडियल पोज, चाइल्ड पोज बताया। इसके लिए जो ब्रीदिंग मैंने खुद चाइल्ड पोज में की थी, यही सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज मैं पसंद करता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आनापाना, जो कि प्राणायाम कहलाती है। आप आराम से बैठिए, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरफ पालती मार के बैठें, कुर्सी पर बैठ जाए, आंखें बंद करें और सांस के ऊपर ध्यान दें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप देखें कि ना चाहते हुए भी, लेकिन एक मुस्कुराहट सी मेरे चेहरे पे है। अपने आप को खुश रखा करें, अपने आप से बात किया करें, कभी कभी ख़ुद को दावत भी दे दिया करें, अकेले जाया करें। मुझे जो है बड़ा पसंद है, जब मैं डिफेंस से आता हूँ क्लास लेके, तो मुझे एक जगह रुक के लस्सी पीना बहुत पसंद है, और ख़ास तौर से उसके ऊपर जब मोटी सी बलाई पड़ी हो। मुझे गाय वाली टॉफ़ी बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी फैमिली मेरे साथ कहीं खाना खा रही हो और दोस्त मेरे साथ बैठे हों। तो जो चीज़ें आपको पसंद है वो कीजिए, इसलिए जो आपको पसंद है और जब आप वो करेंगे तो जो आपको नापसंद है वो खुद ब खुद कम होता जाएगा। अब इसमें 3 चीज़ें आ गई। एक हमारा पोज हो गया, बहुत सिंपल चाइल्ड पोज, दूसरी हमारी हो गई ब्रीदिंग, और तीसरा हो गया हमारा तर्ज़ ज़िंदगी। माफ़ कर दिया कीजिए, इसलिए कि उसके पास भी जाके हमें क्या करना है, माफ़िया ही मांगनी है ना। जब हमें उससे माफ़ी मांगनी है तो उसके बंदों को यहाँ पे माफ़ कर दीजिए, ताकि जब वहाँ जाके हम माफ़ी मांगें तो कुछ हमारा भरम तो रह जाए कि हम माफ़ करके आए हैं। अब यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपने जो कुछ सुना उसको याद रखेंगे और उस पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और हमें ज्वाइन किया हमारी बहुत अच्छी दोस्त और आप सबकी फेवरेट डॉक्टर आयशा बास ने। सलाम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बहुत सारे लोगों के घरों में गोश्त रखा हुआ है और आप उसी हवाले से कोई बात करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। अब गोश्त के बारे में ये बात है कि भाई जितना खाना था खा लिया, अब हाथ को हौला ही रखें। हाँ, बस बहुत कर लो। मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ना? आपको पता है जब तक फ्रिज में कोई चीज़ रखी हुई होती है ना, तब तक एक दिमाग में चलता रहता है कि दिमाग भाई में चलता रहता है। बल्कि कल मेरे पास एक मीम आई कि उन्होंने बाकायदा फ्रिज को रस्सियों से बंद किया हुआ है क्योंकि वो बंद ही नहीं हो पा रहा। जान छोड़ दो। तो प्लीज इतना जुल्म ना करें अपने फ्रिज पे, फ्रीजर्स पे और अपने मैदे पे। अपने ऊपर रहम करें। हाँ, मेरे लिए तो एक तरह से फ़ायदा है क्योंकि आज से मेरा क्लिनिक स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद एक कतार होगी, तो एक तरह से मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा है। लेकिन बेचारा मैदा तो आपका अपना है, उसका तो ध्यान करें। बिल्कुल सही, कितनी सही बात कह है रही ना, है। तो मैदा तो आपका अपना है, ज़िंदगी लेकिन डॉक्टर साहब अभी इतने दिन जो लोगों ने बदपरहेजियाँ की हैं,
उसके बाद अब डिटॉक्स पे कैसे जाएं, क्या करें? अब डिटॉक्स पे जाने का तरीक़ेकार ये है कि थोड़ा सा अपने स्टमक को आराम दें, ठीक है, और वो जो आपकी बेहतरीन चीज़ होती है दाल और सब्ज़ी, उस पर वापस आएँ, ठीक है। और जो आपका गोश्त है वो आपने अभी तो बनाया बहुत जल्दी में और बहुत हबड़ दबड़ में, तो अब उसको प्लीज़ प्रॉपरली कुक करके खाना शुरू करें। बिकॉज़ अभी भी ईद की छुट्टियों में भी इवन हमें कॉल्स जो रिसीव हुई तो उसमें यही था कि जी हमने गोश्त जैसे ही हमने खाया, और हमारी खाला क्या दावत थी, हमारे अपने घर में दावत थी और मामू क्या दावत थी, और हमने अभी खाना खाया ही था और उसके बाद जो पेट में दर्द स्टार्ट हुआ, तो प्लीज़ कुछ बता दें हम क्या करें हमारे बच्चे के और हमारे। तो ये सब ना किया करें। उसकी वजह ये कि देखें, एक तो बहुत सख्त गर्मी है और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ये बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन कंडीशंस हैं, तो आप क्यों ये मौका फराहम करते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो करे? पहले ही इतनी सारी चीज़ें हमारे मुल्क में ग्रो हो रही हैं, तो एक बेचारा बैक्टीरिया क्यों ग्रो करे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल। कितना सही कह रही है। तो अब ये है। और दूसरा मेरे पास यहाँ पे है मटन, ठीक है, ये मैं लेके आई हूँ, लेकिन इसको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए लाई हूँ कि शायद हम सब के काम आ जाए। मैंने उसको डाला है बॉइलिंग वाटर में। हमारी गलती ये होती है कि हम मटन को शायद पहले डाल देते हैं और पानी बाद में डाल देते हैं। मटन को हमेशा हमने बॉइलिंग वाटर में डालना है और उसको साफ़ के धो के, ठीक है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस पे से जो भी फ़ैट है उसको रिमूव करना है, ठीक है। अच्छा, हमारे घर में सौंफ और छालिया हमने रखी हुई होती है पैकेट में। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जब गोश्त हमारे पास आता है तो एक तो इसकी स्मेल हमें बहुत बॉदर करती है, तो छोटी छोटी आजकल परफ्यूम की कैंडल्स हमारे घरों में होती हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा जला लेते हैं तो वो उसकी जो महक होती है गोश्त की वो हमें बॉदर नहीं करती और अच्छा सा माहौल भी बन जाता है, घर अच्छा पुरसुकून लगता है। तो ये मैं लेके आई हूँ। वैसे ये है कि हम डॉक्टर्स छालिया और इन चीज़ों के बहुत ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त चाह रहे हैं कि गोश्त आपका थोड़ा सा जल्दी कुक हो जाए, आपके यहाँ मेहमान घर में आ रहे हैं, तो इसके सौंफ के और छालिया के कुछ पीसेस आप इस पकते हुए गोश्त में डाल दें, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है तो ये होता है कि ये उबलाव वाला जो पानी है ये थोड़ा सा सेटल हो जाता है और गोश्त आपका बहुत जल्दी गल जाता है। एक चीज़ ये। दूसरी एक और चीज़ ये होती है कि यहाँ पे मेरे पास कोयले का पीस है जो आप देख रहे होंगे। एक तो हम जब तड़का लगा रहे होते हैं गोश्त का, तो एक इसका हमें एक बारबेक्यू वाला इफ़ेक्ट चाहिए होता है, बहुत अच्छा होता है। हर दफ़ा हम बारबेक्यू नहीं कर सकते, तो वो तो हम धुनी देने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मैं वो नहीं बात करी। इसको बहुत अच्छे से मैं धो के लाई हूँ, ठीक है। और जब तक आपने इसको धोते रहना है जब तक कि इसका जो काला कलर का जो पानी है वो बिल्कुल वाइट ना हो जाए, ताकि वो हमारे सालन को या जो भी हम कुक कर रहे हैं वो उसका कलर ख़राब ना करे। और मुझसे डॉक्टर साहबा, आई एम सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ये कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे यहीं से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ बता रही थी। हम ये बता कोयले रहे की थे खासियत कि हमारे मेहमान आने वाले थे और हमने उसमें सौंफ छालियाँ डाल दी कि वो गोश्त हमारा जल्दी से गल जाए। सेकेंडली ये था कि मुझसे गलती से नमक ज़्यादा डल गया, ठीक, और मुझे अपनी ये जो गड़बड़ थी नहीं बतानी अपने मेहमानों को। तो मैंने क्या किया कि चुपके से कोयले को धोया बहुत अच्छे तरीके से जब तक कि इसका काला कलर निकलना ना ख़त्म हो जाए, और वो कोयला मैंने इसके अंदर डिप कर दिया, ठीक है। जब तक कि मेरा ये कोरमा प्रिपेयर होगा और डिश आउट करने से पहले दोबारा चुपके से मैं कोयला बाहर निकाल दूँ, ठीक है। और एक काम मैंने ये करना है कि बहुत से हमारे ऐसे मेहमान होते हैं जिनको कि इसकी जो महक होती है कुर्बानी के गोश्त की वो इतनी नहीं पसंद होती, तो उसके लिए मैंने ये नींबू के जो 2 स्लाइसेस हैं वो भी इसके अंदर डिप करके रखने हैं, ठीक है। इसकी ये खासियत होती है कि जो एक ख़ास किस्म की आपको महक आ रही होती है कुर्बानी के गोश्त से, वो इसको नहीं महसूस होने देते। और ये आप बेशक इसके अंदर डिप रहने दें, इसमें से कतरा कतरा निकलता भी रहता है, अच्छा उसका फ्लेवर भी आता है, इन्हांस होता है, थोड़ी सी खटास होती है, और इसके अंदर एक विटामिन सी जो आता है वो भी आपको उसके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है।
और लेमन तो आप वैसे भी खानों में ऊपर से डालते हैं क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है आपकी कढ़ाई का, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं उसमें अपना जो डिश है उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मटन कोरमा हमारा तैयार हो रहा है आप सबके सामने। तो 3 बातें हमने बताई हैं गोश्त को गलाने के लिए, और कुर्बानी के गोश्त की महक महसूस ना हो, और जो हमसे नमक ज़्यादा डल गया है उसके बारे में, ठीक है। एक चीज़ और है कि अब तकरीबन डिश हमारी प्रिपेयर हो चुकी है, तो हम इस कोयले को दोबारा वापस निकाल देंगे क्योंकि जो एक्सेस सॉल्ट हमसे डल गया था, जो कि वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और जायके में भी अच्छा महसूस नहीं होता, हम इस कोयले को दोबारा बाहर निकाल देंगे, ठीक है। व्यूअर्स को हम एक चीज़ और बताना, अब हम इसको बंद भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी डिश जो है वो तकरीबन गोश्त हमारा गल चुका है। एक चीज़ हम अपने व्यूअर्स को और शेयर करना चाहेंगे कि हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हम जितना तेल डालेंगे, ऑयल का इस्तेमाल करेंगे या घी या मटन का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमारे डिशेज़ में जायका आता है, जो कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम अपने खानों के अंदर हरा धनिया, पुदीना और सिनेमन और अदरक, लहसुन, ये जो हमारी हर्ब्स हैं, बेसिल हम डाल सकते हैं, ऑरिगेनो, तो वो उतना ही अच्छा फ्लेवर देती हैं। हमने खाने को अच्छे से डेकोरेट किया, लेमन के स्लाइसेस डाले इर्द गिर्द, ग्रीन चिलीज़ डाली, तो जितना ज़्यादा हम तेल डालते हैं उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वज़न तो बढ़ता ही बढ़ता है, वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो ये हमारे यहाँ का पाकिस्तानी डिशेस का ये कॉन्सेप्ट है कि हम तेल और चिकनाई को बहुत ज़्यादा डालेंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। एक तो हम वैसे ही मटन का इस्तेमाल या गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऊपर से तेल चिकनाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल के आपके सेहत को और मैदे को बहुत ख़राब करती हैं, और इवेंचुअली ये कि आपका पेट भी बहुत ख़राब होता है, माउथ अल्सर्स बहुत होते हैं, वज़न भी बढ़ जाता है, पेट में दर्द भी हो जाता है, और एक्नी भी हो सकती है आपको। एक्नी तो होती ही होती है क्योंकि पानी का इंटेक भी कम हो रहा होता है, गोश्त आपने बहुत ज़्यादा खाया, इतना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक है, गर्म मौसम बहुत ज़्यादा है, तो वो आपका जो किडनीज़ है वो इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते इस प्रोसेस को। गोश्त और प्रोटीन आप इतना ज़्यादा ले रहे होते हैं तो फिर वो दानों की सूरत में कहीं ना कहीं। अभी हमारे पास जो एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है, जो कि बड़ी अफसोसनाक खबर है, पंजाब में तकरीबन 18,000 लोग पेशेंट्स के तौर पे इमरजेंसी में गए, अस्पतालों का रुख किया है ओवर ईटिंग की वजह से इन ईद हॉलीडेज़ में। सोचिए 18,000 लोग सिर्फ ये ईद की छुट्टियों में पेशेंट्स के तौर पे गए हैं अस्पताल की तरफ इमरजेंसी में, क्योंकि उनको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो रही थी, जिसको गैस्ट्रो की बीमारी कहते हैं, और वो उससे भी कहीं ज़्यादा लोग, तकरीबन 36,000 लोग फार्मेसीज़ का रुख कर रहे थे ताकि वो ओवर ईटिंग को काउंटर करने की दवाइयाँ ले सकें, तजाबियत को काउंटर करने की दवाइयाँ ले सकें। तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारा हुकूमती, उन्होंने ये बयान जारी किया कि लोग अगर गोश्त खा रहे हैं तो उसके साथ साथ योगर्ट का यानी दही का और लेमन का यानी नींबू का इस्तेमाल करते रहें ताकि उनको गैस्ट्रो की जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा ना हो। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस बारे में? 18,000 लोग। अच्छा, ये जो है सिर्फ इस दफ़ा नहीं हुआ, तकरीबन हर कुर्बानी की ईद के बाद इसी तरीके से होता है कि लोग जो हैं गोश्त को देख के एक्साइटेड बहुत हो जाते हैं। वैसे ये हमारा बहुत बड़ा अहम फरीज़ा है और हमारा मजहबी त्यौहार है जिसको हम अदा करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि इस गोश्त को हमें बांटना होता है, ज़्यादातर बहुत थोड़ा सा अपने पास रखना होता है। और दूसरा ये है कि अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके पीसेस करके सूरज की रोशनी में इसको धूप में हम इसको सुखा लें, उसके बाद हम एक कपड़ा लेके पीसेस ये उसके ऊपर रख दें और इसकी तय लगा दें उस कपड़े की, ठीक है। और यही जो कोयला जो अभी मैंने दिखाया है, इसका बिल्कुल हम चूरा चूरा करके उस कपड़े के ऊपर फैला देते हैं, तो इस तरीके से हम गोश्त को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हमने इसी कपड़े को, जो मलमल का कपड़ा है, सिरके में डिप करके ये गोश्त उसमें लपेट के रख लिया तो एक और तरीका है। फ्रिज फ्रीजर्स हमारे पास होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो यही जैसे बताया जा रहा है कि इतने लोग और पेशेंट्स हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, इसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और बूढ़े ख़ास तौर पे, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। कैंसर्स का इजाफा इतना ज़्यादा परसेंटेज क्यों बढ़ रही है, इंटेस्टिनल कैंसर्स की, उसका भी जो परसेंटेज है उसकी इंक्रीज़ की भी यही वजह है कि हमने गोश्त का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। डाइट को हमेशा बैलेंस्ड और मुतवाज़न रखना चाहिए, जिसमें दाल, फल, सब्जी, सारी चीज़ें शामिल हों। तो डॉक्टर साहब गोश्त कितनी फ्रीक्वेंसी में वैसे खाना चाहिए? देखिए 100 ग्राम्स अगर आप पर डे के हिसाब से ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हम इसको बढ़ा के तकरीबन 200 ग्राम्स पर डे ले लेते हैं तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो 400,
500 ग्राम्स पर डे हो रहा है। उसकी वजह से हो जाती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लस कि गोश्त प्रॉपर्ली कुक नहीं होता। तीसरा, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स में खाने का बहुत रिवाज है जिसमें ऐसे मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि पेट को बहुत ख़राब करते हैं। गोश्त को प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेट नहीं किया जाता जिसमें बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं और वो भी आपके इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस का बायस बनते हैं। ये सारी चीज़ें लेके जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं मैदे को, और उस वजह से फिर एडमिट होना पड़ता है। उसमें डायरिया भी हो जाता है, उसमें वॉमिटिंग भी हो जाती है। और दूसरी बात है कि इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा एब्डोमिनल पेन होता है तो आप अपने स्टमक को रेस्ट दे दें फॉर अबाउट 6 to 8 आवर्स, तो ये सेटल हो जाएगा। अगर नहीं सेटल होता तो हम उसमें टैबलेट्स देते हैं डॉक्टर्स, जैसे हमने फ्लैजल दे दी, एंटामिजोल दे दी, और उसके बाद हमने 8 या 10 घंटे के रेस्ट के बाद ये जब ये सेटल हो गया है तो खिचड़ी और बनाना और योगर्ट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको कन्वर्जन्स या बहुत सिवियर हेडेक या ब्लडी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है या फिर स्टूल के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो गया तो इट्स एन इमरजेंसी and you need to visit the hospital immediately। आप इसको बिल्कुल भी लाइट ना लें। ORS के पैकेट्स आप फौरी तौर पे अपने घर में वैसे भी रखा करें, वैसे भी वो गर्मी में इस्तेमाल करने चाहिए rather than कि आपकी कोई इमरजेंसी कंडीशन हो and then you are using those पैकेट्स। और डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी है कि अगर बाहर बहुत सारे लोग जो ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, आपको ये भी नहीं पता होता कि वो किस क्वालिटी का मीट इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या पता नहीं और एक तो कौन सी क्वालिटी का मीट और दूसरे कि कौन से जानवर का मीट है, यही तो बात ये है। भी एक हमें नहीं पता चलता। क्योंकि पिछले वक्तों में भी कितनी दफ़ा इस बात का कितने रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इस वजह से बंद भी हुए कि उसमें किस जानवर का गोश्त इस्तेमाल हो रहा था। तो आप बात यह है कि आप ये क्या करें। मुझे तो कई दफ़ा इस हिसाब से चाइनीज़ फूड बहुत अच्छा लगता है कि वो लाइट भी होता है, उसमें चीज़ नज़र भी आ रही होती है। दूसरी बात ये कि जब आप बाहर जा रहे होते हैं तो हम तो इंजॉय करने जा रहे होते हैं, बातें करने जा रहे होते हैं, पता नहीं हमारा फोकस सिर्फ खाना क्यों बन जाता है। डॉक्टर साहब आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह काफ़ी सारे लोग हैं अपनी जो डाइट को बैलेंस करते हैं इस तरह के, एक दिन मखसूस है दाल का, एक दिन सब्ज़ी का, एक दिन चिकन का, एक दिन फ़िश का, क्या ये तरीका सही है? ये तरीका बहुत सही है। और अगर आप इसको फैमिली के हिसाब से डिवाइड करें, जैसे आपने ये फूड के हिसाब से डिवाइड किया, ये बहुत अच्छा है। और अगर आपके फैमिली घर के अंदर जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं तो एक दिन पापा का, एक दिन मामा का, एक दिन बेटे का, एक दिन बेटी का, और उसके बाद नेक्स्ट डे फैमिली का, ठीक है, जिसमें बिरयानी अगर बन जाती है, और जो संडे वाला दिन है वो डाइन आउट का, तो ये भी बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। तो वो दाल सब्ज़ी के हिसाब से लेके चलें और पापा मामा के हिसाब से, यानी कि अम्मी अब्बू बहन भाई के हिसाब से लेके चलें, वो भी बहुत अच्छा है। हमें तो सबको खुश रखना है और सबके हिसाब से बैलेंस लेके चलना है। तो जो चीज़ जिसमें सब हों और बैलेंस्ड हो, वो तरीका सबसे अच्छा है। बिल्कुल सही है, दैट इज़ बैलेंस्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी 18,000 लोग जो बीमार हो गए हैं इन्हीं ईद की छुट्टियों में, इनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी कंडीशन वैसे भी रहती होगी, क्योंकि आपको पता है पंजाब के अंदर खाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इनफैक्ट अब तो कराची में भी उतना ही ट्रेंड। आप आधी रात को भी निकल जाएं तो पीपल दे आर हैविंग फूड, हाँ, पागलों की तरह खा रहे होते हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर कोई इस आदत से मजबूर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये एक एडिक्शन भी है, बहुत सारे लोग स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होते हैं, इसको काउंटर कैसे किया जाए? इसको काउंटर करने का तरीका ये है कि ये सोचा जाए कि हम अपनी रिलैक्सेशन सिर्फ फूड में क्यों ढूंढते हैं। हमारे पास एक्चुअली बहुत सारी और चीज़ें हैं भी नहीं। कुछ इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि हमारे पास एक जगह बहुत कम है, ज़्यादातर वही जगह जहाँ पे बैठ के खाना खाया जाता है। हम सैर करने को निकल जाएं, हम पार्क में निकल जाएं, हम मूवी देखने निकल जाएं, हम वॉक करने के लिए निकल जाएं, हम बैठ के बातें करने के लिए निकल जाएं, वो जगह नहीं होती। अगर हम शॉपिंग मॉल पे भी जा रहे हैं तो हमारा वही वाला मॉल फेवरेट होता है जहाँ पे एक फूड कोर्ट हो। अगर हम सिनेमा में मूवी भी देखने जा रहे हैं तो हमें पॉपकॉर्न्स और कोल्ड ड्रिंक्स और सारी खाने पीने की चीज़ें चाहिए। तो हमें अपनी थोड़ी सी सेल्फ़ काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि हमारा वेट हमारी उम्र के हिसाब से और हमारी एज के हिसाब से कितना होना चाहिए, ये बढ़ता जा रहा है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 1200 से 1500 किलो कैलोरीज़ है। मेरी फैमिली के अंदर मेरे वालिद और वालिदा जो हैं उनको डायबिटीज़ थी, ब्लड प्रेशर था। मेरी फैमिली के ख़ानदान के बहुत सारे लोगों की अमवात कैंसर की
वजह से हो चुकी है। कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मुझे अपने बच्चों को भी समझाना है। बच्चे वही करते हैं जो उनके माँ बाप करते हैं। अगर माँ या बाप जो हैं गलत रास्ते पे चलते हैं, अगर बाप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी है ताकि उनके बच्चे ये सब चीज़ें ना करें, तो वो चीज़ें उन्होंने क्विट करनी है। तो इस तरीके से वो लेके चलेंगे। अगर एक्सरसाइज और वर्जिश वो लेके आएंगे, माँ बाप करेंगे, वॉक करने निकल गए, तो उनके बच्चे भी ऑटोमेटिकली बाहर जाएं। खाना ज़रूर खाएं, लेकिन हफ्ते में 1 मरतबा खा लें या महीने में 2 मरतबा। अगर बहुत ज़्यादा खाने पीने का रुझान होगा, बहुत ज़्यादा बाहर खाएं पिएंगे, घर का जैसे हमारे यहाँ फूड डिलीवरीज़ का और होम डिलीवरीज़ का इतना ज़्यादा रिवाज बन गया है, तो बच्चे उसी पैटर्न को लेके चलते हैं। तो ये समझना, सेल्फ काउंसलिंग, किसी काउंसलर से काउंसलिंग करवा लेना, किसी डॉक्टर को अपने बच्चों के पास लेके जाना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वरना जब पानी सर से गुजर जाता है और हम डॉक्टर्स के पास माँ बाप बच्चों को लेके आते हैं कि जी इसके अंदर डायबिटीज़ आ गई है। पहले मेरे क्लिनिक में बच्चे नहीं आते थे जिनको डायबिटीज़ होती थी या सीरम इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ होता था, लेकिन अब छोटे छोटे कॉलेज और स्कूल के बच्चियों को शुगर होती है। उसकी वजह ये होती है कि माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं, वो 100-500 रुपये बच्चे को दे जाते हैं, वो पीछे से बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मंगा के खा लेता है। ये चीज़ें माँ बाप को समझनी ज़रूरी है, तो ऑटोमेटिकली उनकी औलाद समझ लेगी। और दूसरी चीज़ ये भी कि जब आप लोग कुछ खा रहे हो तो ये बात ज़रूर दिमाग में रखिए कि खाने के बाद मीठा खाना कोई आप एक ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब आप खा भी रहे हैं, फिर आप मीठा भी खाएंगे, फिर आप चाय भी पियेंगे, फिर आप पान भी खाएंगे। ये पूरा जो एक रूटीन होता है डॉक्टर साहबा, वो ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ अगर हेवी खा रहे हैं। हाँ। ये बात समझनी ज़रूरी है कि खाना और मीठा और आम और पान ये अलग खाने हैं। ये आपने 4 खाने खाए हैं, ये आपने एक खाना नहीं खाया। हम इसको एक खाना काउंट करते हैं। बिलफर्ज अगर हमने आम खा लिया है तो आम एक खाना है। अगर हमने मीठा खा लिया या खीर खा लिया या जर्दा खा लिया तो वो एक खाना है। हम इस सारे को मिला के एक में क्यों काउंट करते हैं और किसी एक के ऊपर हम एक बर्डन डाल देते हैं। एक राउंड्स चलते हैं ना डॉक्टर साहब? राउंड्स चलते हैं पहले कुछ और अगर किसी के घर चले जाए तो उसका तो बस बैंड ही बज जाता है बेचारे का कि वो पहले कोल्ड ड्रिंक आपको देता है या जूस देता है, उसके बाद वो खाना लेके आता है, उसके बाद वो बेचारा मीठा लेके आता है, आम का मौसम है तो आम लेके आता है, उसके बाद उसको हज़म करने के लिए उसे ग्रीन टी मंगवाई जाती है कि वो बेचारी शायद सारा खाना ही हज़म कर देगी। उसके बाद पान आते हैं और फिर भी मेहमान बैठे रहते हैं, वो बेचारा दुआ कर रहा होता है कि अल्लाह मियां ये चले जाएं। तो ऐसी बात नहीं नहीं उठा ले। हाँ क्योंकि इतना आजिज़ आ चुका है हाँ कि उठ के अपने घर चले जाए। घर चले जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो ग्रीन टी का जो मिथ है, क्या ये वाकई काउंट करता है कि खाने? ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर बिल्कुल हर्बल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें शामिल हैं। लेकिन ग्रीन टी आपको दुबला कर देगी। ग्रीन टी जितनी कैलोरीज़ आपने किसी के घर बैठ के खाई हैं या अपने घर बैठ के खाई हैं वो सब ख़त्म कर देगी। आप दुबलू, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ग्रीन टी चाय से बेहतर है, कॉफ़ी से बेहतर है, उसमें उतनी कैफ़ीन शामिल नहीं है, सेहत के लिए बेहतर है। बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात है कि ये जितने भी खाने आपने बैठ के खाए थे किसी के घर या अपने घर, ये 4 या 6 खाने खाए थे, एक खाना नहीं खाया था। अगर आप आम एक वक्त में बैठ के खा लेते हैं तो आम एक खाने में काउंट होता है। आम खाने के बाद का मीठा नहीं है, खीर एक खाना है। तो ये सारी कैलोरीज अगर आप काउंट करते हैं तो आपने 4 या 5 दिन का खाना खाया। ये लोगों को बात समझने की ज़रूरत है। ठीक है, बिरयानी तो बजाते खुद 2 वक्त का खाना है जिसको हम 1 वक्त का खाना काउंट करते हैं। तो कैलकुलेशन समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन अगर किसी के यहाँ दावत हो रही है तो उस बेचारे का तो 4 या 5 वक्त का खाना आप एक वक्त में खाते हैं और फिर भी घर जाने का नाम नहीं लेते क्योंकि उसके यहाँ एसी चल रहा है। डॉक्टर साहब जब आप अपने घर पे दावत करते हैं तो आप क्या एक ही डिश बनाते हैं? नहीं, मैं एक डिश नहीं बनाती, ज़्यादा बनाती हैं? हाँ, ज़्यादा ही बनाती हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर शो में आपको वेलकम कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पंजाब में 18,000 लोग बीमार हो गए हैं ओवर ईटिंग से सिर्फ ईद की छुट्टियों में। हमें ये बाउंड्री सेट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर कुछ लोग तंबाकू नोशी करते हैं जो कि एक इंतहाई मुज़र चीज़ है, हम बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करते। हम कहते हैं कि जो भी सिगरेट पीता है उसको छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जो लोग सिगरेट पीते हैं वो भी इंतहा की हद तक
पीना शुरू हो जाते हैं, डब्बे के डब्बे ख़त्म कर रहे हैं। अगर किसी को मीठा खाने का शौक़ है तो वो रोज़ मिठाइयाँ खाता है। अगर किसी को गुस्सा आता है तो रोज़ गुस्सा आता है। हम लोग ये बाउंड्रीज सेट क्यों नहीं कर पाते? और ये बाउंड्रीज सेट करने से हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। कभी कभी जब इन बाउंड्रीज़ की हम बात करते हैं तो ईगो बहुत ज़्यादा बीच में आ जाता है कि क्यों भाई मैं ये क्यों करूँ, वो ये क्यों नहीं करता, ये मुकाबला आ जाता है। और कभी कभार ये भी होता है कि हम लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। अगर आपके अंदर कोई आदत है जो कि आपको लगता है आपको ओवरटेक कर रही है, वो वक्त है कि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे बात करें कि ये आदत जो मेरी थी अब मैं इसकी आदत बनता जा रहा हूँ। हमारे साथ है हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद। अस्सलाम किरण, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिलेटेड ईद मुबारक आपको। थैंक यू, आपको भी। अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे किरण कि 18,000 लोग सिर्फ ईद की छुट्टियों में, जो कि छुट्टी का पीरियड होता है, एंजॉयमेंट का है, फैमिली के साथ है, घर वालों के साथ है, खाने पे हाथ नहीं रुकता और लोगों ने वो बाउंड्री सेट नहीं की है। इसकी क्या वजह है? बाउंड्री सेट क्यों नहीं कर पाते हम? देखिए, सबसे पहले हमें फिर ये समझना होगा बाउंड्री होती क्या है। बाउंड्री यही होती है कि आप अपनी सेल्फ के साथ कितना कंट्रोल अपने पे भी रखते हैं और कितना किसी और चीज़ को अदर देन यू, वो इंसान भी हो सकते हैं, कोई और चीज़ भी हो सकती है, उसको कितना कंट्रोल देते हैं कि वो आपको चला सके, आपको मैनिपुलेट कर सके या आपको अपने हिसाब से जो है वो मूव कर सके। सो देखिए, यहाँ पर इस मिसाल में क्या आता है कि आपने फूड को इतना ज़्यादा लेवरेज दे दी और इतना ज़्यादा कंट्रोल दे दिया कि वो आप बस उसको लेते जा रहे हैं। आपने अपनी को पर्सनली हेल्थ बाउंड्री सेट नहीं की। ये हेल्थ बाउंड्रीज़ में होता है। बाउंड्रीज़ काफ़ी टाइप्स की होती हैं। इसमें जो हम बात करेंगे वो हेल्थ बाउंड्रीज़ की होती हैं कि उसमें भी अगर आप देखें तो चले वो गोश्त खुद तो नहीं आया ना आपके मुंह में, क्योंकि ईद कुर्मा का टाइम है, समय उसी में ये चीज़ हुई है। सो देखिए, हम दावतों पे भी जा रहे हैं, हम कहते हैं नहीं अगले खिला रहे, क्या करें, खाना तो पड़ता है। दूसरा आप कह रहे हैं तो बुरा लगता है, मना करना। यही वक्त है बाउंड्री अब पका लिया तो अब ज़ाया होता तो मैंने खा ही लिया। एग्जैक्टली, तो यहीं पर आता है कि हाउ यू कैन वेरी हेल्दी वे में स्टॉप अदर पर्सन या अदर थिंग कि वो आपकी लाइफ को ओवरटेक या ओवर कंट्रोल ना करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन किरण, मैं कभी कभी ये सोच रहा होता हूँ कि हम लोग जिस तरह अभी डॉक्टर आयशा बस ब्रेक से पहले गई थी कि हम लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं हाउस होल्ड का, कि अगर हम देखते हैं कि हमारे वालिद साहब एक अनहेल्दी उनके ईटिंग हैबिट्स हैं, या आप देखें बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में आप देखते होंगे कि वो तंबाकू मुंह में रखते हैं या गुटखा खाते हैं, तो उनके बच्चे भी प्यूबर्टी के टाइम पे गुटखा खाना या पहले भी शुरू हो जाते हैं 13-14 साल की उम्र से, क्योंकि उनको लगता है कि जो वालिद साहब कर रहे हैं वो सही है। इसी तरह किरण, बहुत सारी फैमिलीज़ का एक पैटर्न चल रहा होता है जो कि नस्ल दर नस्ल फॉलो करते हैं, और अगर कोई बीच में से रिबेल आता है तो वही चेंज कर सकता है चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ये सब कुछ अवेयरनेस पे डिपेंड करता है इस पर कि आप देखिए, अगर आपने वो बात की कि वो मुंह में जो रखते हैं गुटखा रखते हैं, नस्वार जो भी रखते हैं, सो पैटर्न अगर फैमिली इज़ ओके विद इट तो वो अवेयरनेस ही नहीं दे रही कि दिस इज़ बैड। और फिर जब बच्चे को बड़े होके टीनेज और उसके बाद एडोलेसेंट और फिर एडल्टहुड में पता चलता है कि गलत है, तब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तब वो अपने ही आप से बाउंड्री नहीं रख पा रहा है उस चीज़ को, या किसी और को बाउंड्री नहीं दे पा रहा कि नहीं मैं नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरों को कैसे मना करें। तो हमारा खुद जनरलेशन चीज़ है कि हम फैमिली पे लेते रहते। बट यहीं पर बात है ना कि आप अपनी सेल्फ में कितना ज़्यादा अवेयर हो, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से आप किसी को नो कह सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट वे है कि आप किसी को बाउंड्री सेट करो। लेकिन किरण, बहुत जगह आई थिंक पेयर प्रेशर भी होता है। आपको एक सोसाइटी में, एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए कुछ ऐसी आदतें अपनानी पड़ती हैं टू फिट इन। आपके वो कभी करियर को सपोर्ट कर रही होती हैं, और अगर आप एक स्टैंड लेते हो तो फिर आप आउटकास्ट कंसिडर किए जाते हैं। असफर, इसमें ये होता है कि आप देखो कि आपके साथ जो चीज़ सूट कर रही है वो हेल्दी और मोरली राइट भी है या नहीं है। ये देखें, आप ये चीज़ें देखें, आप वर्चुअसनेस को भी देखें, आप हेल्थ को भी देखें, वो एक्टिविटी, वो एक्ट, वो बिहेवियर हेल्दी है, आपके लिए बेटर है, तो आप बिल्कुल फिट इन होने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, इससे मेरी जो है वो इमेज भी ख़राब हो सकती है, या इससे मेरी जो है वो नाम भी ख़राब हो सकता है, रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, रिवील हुआ तो देखा जाएगा, तो फिर यू आर टेकिंग रिस्क फॉर योर सेल्फ, राइट।
और आप समझ सकते हैं कि फिर किस तरीके से बाउंड्रीज पुट करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा एक डेलिकेट, एक सेंसिटिव सा मामला है कि ना ही आप ओवर एग्रेसिव होके बाउंड्री पुट करो और ना ही आप पैसिव होके हर बात पे हाँ हाँ करके चलते चले जाओ। आपको खुद यू नीड टू बी वाइज इनफ कि आप देखो क्या चीज़ आप कर सकते हो तो आप करो, कोई मसला नहीं है उसमें। किरण, जिस तरह बहुत सारी खवातीन होती है जो हाउसवाइफ्स हैं, अब वो एक काफ़ी अरसे तक एक कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ गुजार रहे होते हैं कि उनकी देखिए मतलब 90% अगर हम पाकिस्तानी हाउस होल्ड देखें तो एक हाउस वाइफ्स का रेशो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 70% ख़वातीन हाउस वाइफ्स हैं अभी भी हमारे मुल्क के अंदर, जो कि सिर्फ घरेलू ज़िंदगी गुजार रही होती हैं और जो कि बहुत बड़ा एक काम है। उसके अंदर कभी कभी उनकी शादी में वो बात नहीं रहती, पहली वाली घर में वो बात नहीं रहती, लेकिन वो बस एक मोनोटोनस सी लाइफ होती है, कलरलेस, उसको गुजारते रहते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जो then it's too late to take a stand. बिल्कुल, इसमें आती है इमोशनल मेंटल बाउंड्रीज। वो इस तरीके से होता है कि वो टेक कर के उस, देखिए अगर टॉक्सिसिटी है ना उस माहौल में और उन्होंने उस पे ही, क्योंकि यू यूज द वर्ड कॉम्प्रोमाइज, तो उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना, विच इज़ द थिंग विच दे आर नॉट लाइकिंग, उसी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एक वक्त और एक लेवल होता है कॉम्प्रोमाइजिंग का, जहाँ आप देखिए मेंटली इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, वहाँ पर आपको स्टेप लेना और अपने लिए बोलना है, बट नहीं हो पाता ना, क्योंकि आपने ये मेंशन किया कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ही नहीं है। सोसाइटी के फिर बच्चे कि बीवी क्यों बोल रही है और माँ क्यों बोल रही है अपने राइट के लिए और बहू क्यों बोल रही है अपने राइट के लिए, इनको तो काम है सेक्रीफाइस होना, इनका तो काम है सबके लिए सब कुछ करना। लेकिन ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कोई तो निकल के इस चीज़ को क्लियर करेगा और कहते हैं मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। अगर मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन अपने राइट्स के लिए बात करे, आप अगेंस्ट ना जाएं, लेकिन अपने राइट्स के लिए एटलीस्ट वॉइस आउट तो करें कि जहाँ पर आप कहीं से भी मेंटल, फिजिकल, किसी इमोशनल ट्रॉमा फील करते हैं, टॉक्सिसिटी फील करते हैं और उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आई एम नॉट अलाउइंग, तो फिर हो सकती हैं चीज़ें। किरण, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप अपने पेशेंट्स में देखती हैं कि अब चेंजेस आ रहे हैं, लड़कियां और ख़वातीन अब स्टैंड लेती हैं? आपको पता है चेंजेस आते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है, बिकॉज दे आर सो, ये चीज़ इतनी इनग्रेन्ड हुई हुई है उनके अंदर कि इतना डर लगता है उनको अपने लिए स्टैंड लेने में। हम इसमें असर्टिव ट्रेनिंग करते हैं। असर्टिवनेस होती है हाउ टू से नो टू द अदर पर्सन, टू एनी टॉक्सिक थिंग दैट इज़ कमिंग टू यू, और अपने लिए हम्बली, पोलाइटली, इन अ राइट हेल्दी वे में, फर्म वे में किस तरह से अपने राइट्स के लिए बात करनी है, अपने हक को लेना है, इन चीज़ों को सिखाते हैं। और आपको पता है क्या लगता है उनको ऐसा लगता है नहीं ऐसे मैं कह दूंगी, नहीं मेरा तो घर ख़राब हो जाएगा, अरे वो बोलेंगी इसकी तो ज़बान खुल गई है, अरे इट्स नॉट अबाउट ज़बान। हमारे कल्चर में ये रॉन्ग है, ज़बान खुलना या ज़बान चलाना नहीं होता। हाँ, वही बात मैं फिर मेंशन करूँगी, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आप बदतमीज़ी से, चिल्ला कर और अगले को ऑफेंड करके और डिग्रेड करके, लेट डाउन करके बात कर रहे हो, बेशक अपने राइट के लिए बात करो, वेरी अनहेल्दी एंड रॉन्ग वे। किरण, मेरे ख्याल से एक वो जो जिस तरह हम बात करते हैं कि एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए होते हैं ना फैमिली ने कि नहीं बेटा अपना घर मत ख़राब करना, देखो तुम्हें घर चलाना है, अब तो बच्चे भी हो गए, डोली भी गई हो तो जनाजा ही आना चाहिए। कितनी अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात है। मेरे ख्याल से हम बहुत हार्श हो जाते हैं और हमें हर चीज़ को आई थिंक अपने रिलीजियस और सोसाइटल बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए जज करना चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। अब वक्त हो जाते हैं छोटे से ब्रेक का। किरण जावेद हमारे साथ मौजूद है। अगर आप बात करना चाहते हैं किरण से तो आप कॉल कर सकते हैं, अपना कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करके उसका सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ हैं हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद और आज हम बात कर रहे हैं बाउंड्रीज पे। जी किरण। जी बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले इस बार कि बाउंड्रीज ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बाउंड्रीज़ को दोबारा से मैं बता दूं होता क्या है। बाउंड्री इज़ आपके और आपके इन्वायरमेंट के दरमियान में एक बड़ी थिन लाइन होती है कि जितना आप दे सकते हो कि आप उस इन्वायरमेंट पे कितना कंट्रोल कर सकते हो और इन्वायरमेंट आप में कितना कंट्रोल कर सकता है। ये एक बाउंड्री है, ये एक थिन लाइन है। कब आपने क्रॉस करना है और कब आप दूसरे ने क्रॉस करना है, और आपकी
स्पेस को वॉयलेट करना है या उसको किसी भी तरह इस्तेमाल करना है, जिसको मैनिपुलेशन कहते हैं, ये अलाउ मैं ही करूँगी कि वो इधर स्टेप आउट करे। अपनी स्पेस का कैसे ख्याल रखना है कि उस लाइन से उधर इन्वायरमेंट रहे और इस लाइन से इधर मैं रहूँ और ज़िंदगी इसी ना हेल्दी वे में चल सके, यही बहुत ज़रूरी है। और ये पॉसिबल है। यही कैसे पॉसिबल है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही होती है, हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम अपनी कॉन्वर्जेशन में, अपने एक्ट्स में, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता। इसमें देखिए, सबसे पहले मुझे पूरा पूरा इख्तियार हासिल है टू राइट, टू एक्सप्रेस माई नीड्स। मेरी जो ज़रूरतें हैं, मेरी जो ख्वाहिशात हैं, मुझे एक्सप्रेस करने का पूरा हक है, इसी तरह जिस तरह दूसरों को हक है। इसमें सबसे पहले अगर हमने ब्रेक से पहले जैसे फीमेल्स की बात की, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है कि औरतें हैं वो तो साइन ऑफ सेक्रीफाइस है। मर्दों का भी आता है कि उन्होंने तो सारी ज़िंदगी बस अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों, फैमिली, माँ बाप के लिए बस कमाना है और देना है और वो थक गए। दोनों का राइट अपनी अपनी जगह है, वो भी अपने लिए नया जोड़ा ख़रीद सकते हैं। क्या होता है कि बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को, सबको दिला दो, खुद ईद पे नया जोड़ा पहना है कि नहीं पहना। मैं कह भी नहीं सकता, मैं कैसे कहूँ, मुझे तो प्रोवाइड करना है। आप कह सकते हो। आप अगर अपने लिए कुछ कर रहे हो, इसी तरह फीमेल्स में भी अगर वो अपने लिए कुछ कर रही हैं, सबको सर्व करने के बाद, सबको सर्विसेज देने के बाद, इसमें कोई गिल्टी की बात नहीं है। बल्कि आप कहें कि आपको ये चीज़ों की ज़रूरत है, आपको बाहर जाना है, आपको कुछ अच्छा खाना है, आपको फाइनेंशियल नीड है, आपको किसी भी चीज़ की नीड है, आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आई हैव अ राइट टू माई ओन फीलिंग्स। मेरी अपनी में क्या महसूस करती हूँ या करता हूँ, मेरा पूरा पूरा राइट है कि मैं उनको ओन करूँ। होता है ना, नहीं तुमने ऐसा कैसे फील किया, ऐसे थोड़ी गुस्सा थोड़ी करते हैं, या इस पे कहते हैं ना, इस पे उदास थोड़ी होते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, क्यों नहीं होते। अगर ये चीज़ मुझे ट्रिगर की है तो मुझे उदासी होगी, मुझे अपनी उदासी पे गिल्ट फील नहीं करना। इट्स ओके, आप अपने स्पेस में रहें, मैं अपने स्पेस में हूँ, मुझे फील हो रहा है। हाँ, आपको शायद फील ना हो इस तरह से। होता है ना, यार ये सिचुएशन में इसमें क्या डर की बात थी, आपके लिए डर की बात नहीं होगी, मेरे लिए थी, ये मेरे लिए ट्रिगरिंग है। तो अपनी फीलिंग्स को ओन करें। ऐसा नहीं कि दूसरे के लिए नहीं है तो नहीं मुझे फील नहीं हो रहा, दिल में डर लग रहा है, उदासी हो रही है, लेकिन नहीं, बहादुरी देखें अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करे, ये एक रॉन्ग चीज़ हो जाती है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन हैप्पीनेस, सबसे बड़ी बात जो हम करते हैं। दूसरा ये काम करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, उसने मुझे ये चीज़ दे दी तो मुझे खुशी मिलेगी, वो मुझे ये कह दे तो मुझे खुशी मिलेगी, वो मेरे लिए कुछ कर ले तो मुझे खुशी मिलेगी। हम सबको समझने की ज़रूरत है असवर कि खुशी लाइज विद इन अस, एग्जिस्ट करती है हमारे अंदर। मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी खुशी का, मुझे खुद देखना है। अगर मुझे आज इस एक्ट, यहाँ शो में आना खुशी दे रहा है तो मुझे खुशी दे रहा है, ठीक है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई और आके मुझे अप्रिशिएट करेगा, अरे तुम शो में थी वेरी गुड, तो ही मुझे खुशी होगी। नो, मुझे पता है कि अगर मैंने अपने लिए कोई चीज़ ली है, अपने आप को गिफ्ट किया है, तो ये मैंने अपने आप के लिए खुद खुशी क्रिएट की है। या मुझे कोई आज अच्छे एक्ट पे खुशी हो रही है कि मैंने किसी के लिए किया है, तो ये मेरी अपनी खुशी है। इसके लिए आई डोंट नीड एनी इन्वायरमेंटल अचीवमेंट्स या कोई सेलिब्रेशन या कोई ऐसी कोई इवेंट नहीं चाहिए जिससे मुझे खुशी हो। खुशी मेरे अंदर है, मैं हर पल, हर लम्हा भी खुशी महसूस कर सकती हूँ। ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है कि मैं कैसे करूँ। और किरण, मेरे ख्याल से हमें और दूसरों के ऊपर ये बैगेज डालना भी नहीं चाहिए कि हम उनको भी प्रेशर में रखें कि भाई वो हमें खुश करेंगे। बिल्कुल, ये भी बात है ना कि आप दूसरे की स्पेस में आके उसको मैनिपुलेट कर रहे हो कि तुम्हारी वजह से आज तक मेरी जिंदगी ऐसी है, मैं नाखुश तुम्हारी वजह से हूँ, तुमसे, तुम्हारी फैमिली की वजह से, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, बॉस की वजह से, को वर्कर्स की वजह से, मेरे पास तो काम ही अच्छा नहीं है, क्वालिटी वर्क नहीं है, तो मैं खुश नहीं हूँ। खुशी आपको पता है छोटी सी चीज़ से भी होती है। वरना देखिए, हमारे यहाँ तो क्लासेस बनेंगे ना, सोशो इकोनॉमिक क्लासेस, नहीं तो आपको कभी कोई बच्चा, कोई गरीब भी बंदा खुश मिले ही ना। क्यों मिलते हैं वो खुश? उनके पास तो इतना कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपनी ही जितना भी उन्होंने अचीव किया उस पर खुश होते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी हैप्पीनेस खुद जनरेट करनी है अपने आप से। नोबडी हैज़ टू एग्री विद मी। कितनी बड़ी बात है ये। मैं जो कह रही हूँ ना, आप सबको मानना होगा, तभी मैं ओके हूँ, ठीक है। तो ये बाउंड्री, आप अपने स्पेस में रहें। लाजमी नहीं है कि मैं जो बात करूँ वो सब एग्री करें। सबका राइट है एग्री और डिसएग्री करने का। मेरा ओपिनियन है ना, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, ठीक है। सो लाजमी नहीं है कि आप मेरे ओपिनियन को मानें। इसी तरह दूसरे को भी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मैं उसका ओपिनियन, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं नो कह सकती हूँ, इट्स ओके। लाजमी नहीं है कि मैं आपके जो है एग्री करूँ आपके ओपिनियंस और आइडियाज़ को, ठीक है। तो हर किसी लेकिन किरण, कुछ क्लोज रिश्तों में हम चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो दूसरा शख्स माने,
आपकी आइडियोलॉजी से भी अग्री करे। यानी जिस तरह कुछ एक फैमिलीज होती हैं जिसके अंदर ख़वातीन ये मानती हैं कि और ख़वातीन को काम करना चाहिए, लेकिन हस्बैंड कहते हैं नहीं, ख़वातीन को घर में ही रहना चाहिए, और वो चाहते हैं कि ज़बरदस्ती उनकी जो वाइफ है या जो स्पाउस है वो अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लें सिर्फ रिश्ते की वजह से या रिश्ते की रिस्पेक्ट में। ये भी तो होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है। प्रेशर, एक प्रेशर होता है। तो फिर देखिए ना, आपने नेगेटिव वर्ड है ना कि प्रेशर होता है Pressure, ना, of course, हाँ। एग्रीमेंट तो फिर भी दिल से तो नहीं है ना। अगर वो आपको एग्री कर रही हैं और चुप करके बैठ गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका आइडिया और ओपिनियन चेंज हो गया है, ठीक है। और अगर वो अपने राइट्स के लिए बात कर रही हैं तो फिर अपने कन्विंस करें ना। अगर आप एग्री नहीं करें तो आप नेक्स्ट स्टेप इज टू कन्विंस देम, मेक देम कि वो आपकी बात से किस तरह एग्री करके और आपको करने दें चीज़। लेकिन उनको पसंद नहीं है, आप भी इस डिसएग्रीमेंट का रिस्पेक्ट करें। आपको भी दूसरे की आइडियाज़ ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करना है। एक दूसरे को मैनिपुलेट नहीं करें कि नहीं तुम मानो कि ये अच्छा है चीज़। अब मैं तुम्हें अगर अलाउ कर रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझती हूँ मेरे लिए चीज़ अच्छी है। अलाउ कर दिया, फाइन, गुड फॉर यू, गुड फॉर मी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आई डोंट हैव टू एंटिसिपेट द नीड्स टू अदर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरे की ख्वाहिशात क्या हैं, दूसरे वो होते हैं ना कि कंधों पे ले लेना, दूसरे की खुशी, दूसरे की ख्वाहिशात, सबकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। आप किस किस को खुश करेंगे, आप किस किस की नीड्स पूरी करेंगे, और आप खुद कहाँ जाएंगे, और आप फिर खुद कहाँ जाएंगे। वही बात है ना कि आप फिर अपने राइट्स और अपनी नीड्स को और अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं। सो हर किसी की खुशी, ख्वाहिशात, विशेस, हर किसी में फैमिली भी आती है, हर किसी में दोस्त भी आते हैं, हर किसी में कोवर्कर्स भी आते हैं, आपके कोई भी हो सकता है। वही बात है ना, बाउंड्रीज यू एंड योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कोई भी आप सबको हर वक्त नहीं सेटिस्फाई और हैप्पी कर सकते। सो प्लीज़ अपने शोल्डर्स पे बर्डन मत फील करें। वो खुश नहीं है ना, मेरी वजह से नहीं है, शायद मैं उसको इतना प्रोवाइड नहीं कर पाई, शायद मैं उतनी सर्विसेज नहीं दे पाई, शायद मैं उसको खुश नहीं रख पाई। ये खासकर स्पाउसेस में भी बहुत होता है, माँ बाप और बच्चों के रिलेशनशिप में भी होता है, ठीक है। सो ऐसे नहीं, अपने तरफ से बेस्ट दें और बाकी लीव रेस्ट टू अदर पर्सन टू कि वो भी अपने लिए कुछ करे। क्योंकि ये गिल्टी में डालते हैं ना कि आप गिल्ट में चले गए, तुम्हारी वजह से, वही बात जो हमने की, तुम्हारी वजह से मैं ठीक नहीं, तुम्हारी वजह से मैं खुश नहीं, एंड वो अल्टीमेटली हम अपने कंधों पे प्रेशर लेते आपको लगता है कि नहीं हमारे एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, दूसरे को गिल्टी करके अपना काम करवा लो। बिल्कुल ऐसा लोग ये समझते हो, और आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चीज़ जांच चुके हैं कि दूसरे को गिल्टी कर दो तो ये काम हमारा हो जाएगा। बिल्कुल वो ही बात है ना कि ये मैनिपुलेशन है ना, मैनिपुलेशन है। अच्छा, फिर एक और बात है ना, आपने मुझे, मैंने आपको गिल्टी किया ना, अब अगर आपने बाउंड्री पुट की हुई है ना और आपको पता है आपकी स्पेस क्या है, तो आप मुझे असर्टिवली कोई ना कोई ऐसी बात कहेंगे कि जिसपे आप अपने आप से वो गिल्ट रिफ्लेक्ट बैक, स्ट्राइक बैक कर देंगे, बड़ी हम्बली, बड़ी पोलाइटली कि इट्स ओके, दैट्स फाइन, होता है, मैंने अपनी तरफ बेस्ट किया ना। अगर उनको ऐसा फील नहीं हुआ या आपको ऐसा फील नहीं हुआ, सो मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया ही है। आपने खुद को गिल्ट, देखिए इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए इस पर, क्योंकि आपने कहा कल्चरली है, यस हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रिप में डाल देते हैं। तो ये हमें, वही बात है ना, बाउंड्रीज आपने, हर इंसान ने अपने लिए सीखनी है ताकि वो दूसरे को भी चीज़ का आदी बनाए, ठीक है। इट्स नॉट माई जॉब टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने ये कवर कर लिया है कि वही बात है, हर जिम्मेदारी, हर ख्वाहिशात, हर चीज़ों में हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, कुछ दूसरे को भी करने दें। आप फिर क्या करते हो कि आप एनेबलर बन जाते हो, आप हर चीज़ खुद ही दूसरे को करके दे रहे होते हो और आप उसको डिफरेंट नेगेटिव चीज़ों का भी बढ़ावा दे रहे होते हो, तो फिर आपकी कंधों पे ऑटोमेटिकली और जिम्मेदारी आती जाती है। इट्स ओके टू से नो, नो कहना बुरा नहीं है, बल्कि कहना चाहिए जो आपके लिए ठीक नहीं है। हमने शुरू में बात की थी कि कोई वो जो एक जनरेशनल चीज़ भी है, चाहे वो कोई रिवाज चल रहा है शादी से रिलेटेड, या कोई खाने पीने से, जिस तरह गुटखा, चालिया, सिगरेट, इससे रिलेटेड, या कोई ऐसी कोई चीज़ जो कि अनहेल्दी है, और किसी को तो अवेयरनेस आ गई है, चाहे पढ़ाई के थ्रू, चाहे इंटेलेक्चुअली, चाहे किसी बात पे अवेयरनेस लेके, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको अवेयरनेस आ गई है, कि वो नो कहना सीखे, बट इन अ वेरी राइट वे। लोग अपने बाउंड्री पुट करते हैं, उसके लिए पूरे खानदान के अगेंस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। देखो फैमिली का जिस तरह होता है कि हमारी फैमिली में तो भाई लड़कियां काम नहीं करती हैं, हमारी फैमिली में हम तो इतनी उम्र में शादी कर देते हैं, हाँ। हमारी फैमिली में तो ये एक लोग इस तरह का भी रखते हैं ना। और आजकल जनरेशन चेंज हो रही है, अवेयरनेस आ रही है, लड़कियां लड़के अपने अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं। फिर बात वही है असफर कि आपने द वे यू आर कन्विंसिंग अदर, परसुएडिंग अदर, दैट मैटर्स अ लॉट। बाउंड्रीज
बड़े हेल्दी तरीके से आपने पुट करनी है, और मे बी आपको टाइम भी लगे। अब आप सोचें अगर जनरेशनल चीज़ है तो कितनी इनग्रेन्ड और कितनी पक्की पुख्ता हो चुकी है। आप कैसे समझते हैं कि आपने 1-2 दफ़ा की मीटिंग करके बात करके उसको मनवा लिया? ऐसा नहीं होता। लोगों को, और कहीं तो जनरेशन्स लिखती हैं इस रिवायत को बदलने में। ऐसा भी होता है ना कि मैंने स्टैंड लिया तो आगे फिर अपने बच्चे में भी ये चीज़ डाली, तो फिर उसके बाद ये ट्रेंड ख़त्म हुआ। अगर नेगेटिव है और अनहेल्दी है, आपको बाउंड्री पुट करके उस ट्रेंड को चेंज करना होगा, वरना जनरेशन, नस्ल के नस्ल इस चीज़ से बहुत अफेक्ट होती है। बिल्कुल ठीक है, इट्स नॉट माई जॉब टू फिक्स अदर्स। अच्छा, ये भी बहुत सबसे होता है। इम्पोर्टेंट बात है, ओह, बहुत ज़्यादा। ड्यूटी ले लेते हैं दूसरों को ठीक करने की। हाँ, तो हर चीज़ में ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है और रिलेशनशिप भी ख़राब होता है। आपको पता होना चाहिए ये लाइन है ना, तो ये यहाँ पर मैं हूँ, उसका स्पेस है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ओपिनियन और आइडिया दे सकते हो, वही बात। लेकिन आप किसी को क्रिटिकली इतना ज़्यादा एम्फसाइज करके पीछे नहीं लग सकते, अदरवाइज़ आप स्टेप इन कर रहे हैं दूसरे की बाउंड्री पे। आप उसकी स्पेस में आके उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है बाउंड्री, क्या है ये समझना, मैं दोबारा कहूँगी, ज़रूरी है कि आप अपने स्पेस में रह के अपने ओपिनियन आइडियाज़ किसी को कह तो सकते हैं, बट दूसरे की स्पेस में आके उसको मैनिपुलेट या पपेट नहीं बना सकते। इसी तरह किसी को अलाउ भी नहीं करें कि वो आपकी स्पेस में आकर और फिर इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करें, और आप हो भी जाते हो, इंसान हो जाता है मैनिपुलेट, इमोशनली ब्लैकमेल होके। वो जैसे हमने बात की ना कि माएँ भी कहती हैं कि बेटा देखा तुमने सारी ज़िंदगी मैंने कैसे वक्त गुजारा है, वो उसकी स्पेस में आके उनको बता रही है कि तुमने भी सारी ज़िंदगी ऐसे वक्त गुजारा है, तो और वो डरी सहमी बेटी, हाँ हाँ हम ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही चलेंगे। तो फिर क्या है ये एक और कुर्बानी का बकरा तैयार होता है। सेक्रीफाइस ये चीज़ होती है। किरण, ठीक थैंक है? यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, आई एम श्योर काफ़ी आपका दिमाग भी क्लियर होगा इस बात को लेके कि बाउंड्रीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, अब वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल असफर, आप कैसे हैं? क्या पका रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आज हम? आज हम बना रहे हैं बीफ मिन्स बॉक्स पैटीज। वाओ, पैटीज। हाँ, थोड़ा सा पैटीज फ्राइड होंगे, डीप फ्राई होंगे, और उसके साथ एक चटनी बन रही है जो पीनट कोरिएंडर चटनी है, हरे धनिया के साथ पीनट की चटनी बनती है जो इसके साथ सर्व होती है। वो जो आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ भी, मेयोनेज के साथ भी, लेकिन ये चटनी स्पेशल इसके लिए बनती है। तो वो चटनी है और ये चिकन बॉक्स पैटीज है। और एक हम आज मॉकटेल बना रहे हैं, इट्स मैंगो, रॉ मैंगो, और जो मैंगो होता है उसकी एक वो बना रहे मोहितो, तो वो बना रहे हैं, तो वो भी इसके साथ ज़रा अच्छा लगेगा, हाजमा अच्छा हो जाएगा। वेरी नाइस, प्लीज स्टार्ट। जी, अच्छा, इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम कीमा है जो कि बीफ मिन्स है, जो कि मैंने इसको बॉईल करके ऑलरेडी रख लिया था। ठीक है, इसमें ये जाएगा, थोड़ी सी इसमें 2 to 3 चॉप्ड हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, काली मिर्च का पाउडर है, सफ़ेद ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस है, नींबू का रस है, नमक है, अपने हिसाब से डालिएगा, like as per your taste। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने कीमे से। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कीमे को इसमें डाला। ठीक है, इसको सिर्फ मैंने बॉईल कैसे, मैंने ना नमक डाला ना कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया था, सिर्फ सिंपल कीमे को मैंने पानी के अंदर बॉईल करके इसको मैंने रख लिया था। अब मैं इसके अंदर सारी चीज़ें डालूंगी। अच्छा, अब इसमें जाएगा ऑयल, लाइक 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। ठीक है, 2 टेबलस्पून ऑयल जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें ये इसके अंदर ऐड होंगी, अराउंड 1 टीस्पून। थोड़ा सा चटपटा बनता है, स्पाइसी इसका होता है। ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा है 1/4 टीस्पून। ठीक है, काली मिर्च का पाउडर है इसमें 1/4 टीस्पून, और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने आपको कहा था चॉप करके रखी हुई थी, ये इसके अंदर जाएंगी। और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, स्टर वेल। अच्छा जी, इतने हमारा यहाँ पे ये ऑयल भी गर्म हो रहा है, इसको प्री हीट करना पड़ता है।
क्योंकि जो इसके बॉक्स पैटीज बनाएंगे वो समोसे की जो पट्टी होती है, मांडा पट्टी होती है, उसके ये बनते हैं। ये इस तरह से हम इसको पकाएंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जाएगा आपका चिली गार्लिक सॉस, अराउंड 2 टीस्पून्स। 2 टीस्पून्स इसमें चिली गार्लिक सॉस जाएगा। अच्छा, ये विद चीज़ मैं बनाऊंगी, चेडर चीज़ इसमें जाएगी, और चाहे तो आप लोग विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये हो गया। अच्छा, साथ साथ इसमें मैं ऐड करूंगी नींबू का रस, अराउंड 1 टेबलस्पून। और बस ये हमारा कीमा जो है, स्टफिंग जो है वो हमारी रेडी है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। इसमें चाहे तो आप लोग बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च जो होती है हरी वाली या लाल वाली या पीली, कोई भी कलर की आपको मिले, आप इसमें बारीक चॉप करके वो ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। थोड़ा सा मैं नमक इसमें और ऐड कर दूं। चलिए जी, ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई। हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अच्छा जी, ये मेरे पास है पानी। ठीक है, ये मैंने मैदा लिया था, इसमें 3 to 4 टेबलस्पून। इसकी मैंने हल्का सा बैटर बनाना है, लाइक लई जिसको आप लोग बोलते हैं, लई बनानी है। इसको आराम से हमने मिक्स करना है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा, क्योंकि जब हम समोसे की पट्टी पे लगाएंगे तो ये चिपक जाएगा। इतना गाढ़ा हो कि ये अच्छी तरह इसका एक पेस्ट सा बन जाए। ठीक है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, बस आराम से ये स्टिक हो जाए। इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह कीजिएगा ताकि इसकी गुठलियाँ ही नहीं पड़ जाएं, लम्स ना पड़े इस पर। आराम आराम से हम इसको मिक्स करेंगे, यूं करके। एक इस तरह का बिल्कुल गाढ़ा, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा हो गया। हम इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। और मैं अपना कटिंग बोर्ड, ये पानी हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, और मैं अपना ये कटिंग बोर्ड लेकर आती हूँ। ये कटिंग बोर्ड हमने यहाँ रखा। ठीक है, अब हमने देखे क्या करना है। चलिए जी, हमारी चीज़ भी आ गई, चेडर जो कि हमने क्रश कर ली थी। सही है। अच्छा, ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक समोसे की पट्टी ली, यहाँ यूँ रखी, एक और ली हमने यहाँ रखी। ठीक है, ये हमने इस तरह से करना है, यूँ करके। अच्छा, ये जो कीमे की स्टफिंग है जो हमने बना के अभी बनाई है मैंने आपके सामने, ये हमने इसके ऊपर रखी, बिल्कुल सेंटर में आएगी। ठीक है, सेंटर में ये आई हमारी कीमे की स्टफिंग, और ये हमने डाला इसके ऊपर चेडर चीज़, चाहे तो आप लोग मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने लई बना के रखी थी मैदे की, ये हम ये डालेंगे इधर ताकि ये चिपक जाए। ठीक है, हम चारों तरफ ये लगाएंगे इस तरीके से, लाइक दिस। फिर हमने इसको यूं करके बंद करना है। ठीक है, और हमने यूं इसको यूं बंद करना है ताकि ये एक दूसरे से चिपक जाए। और फिर ये हमने इधर लगाना है। ठीक है, हमने ये इस तरह लगाना है ताकि चारों तरफ से ये बंद हो जाए, बॉक्स की तरह बन जाए, लाइक दिस। जैसे ये बन गया है बॉक्स आपका। ठीक है, देखें इस तरह से ये बॉक्स बन गया है। और फिर हम इसको ये डीप फ्राई के लिए रख देंगे। पहले हम 3-4 बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको फ्राइंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, जो मैंने आपको बताई थी, मैंने ग्रीन मूंगफली की चटनी बनाई है। मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या डाला था। मैंने एक बंच हरा धनिए का लिया, उसमें 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ऐड करी। ठीक है, 3 से 4 हरी मिर्चें, उसमें 2 टेबलस्पून जाएगा इमली का पल्प या नींबू का रस, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप लोग वो डाल दें। नमक जाएगा उसमें 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा
और 3 से 4 हरी मिर्ची और मूंगफलियां रोस्ट करके इसमें डाल दीजिएगा, मतलब 3 to 4 टेबलस्पून, और थोड़े से पानी में इसको आप ब्लेंड कीजिएगा और आपकी चटनी आप खा के देखिएगा, बहुत लजीज चटनी बनेगी है, क्योंकि ये इसके साथ ये सर्व होती है वाली चटनी। चले जी, हमने ये कीमे की स्टफिंग करी, इस तरह हमने ये चेडर चीज़ इसके ऊपर डाली, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, और ये लई है हमने ये लगाई इसके ऊपर, ठीक है, लाइक दिस। फिर हमने इसको बंद किया इस तरीके से, और फिर हमने इधर भी लगाया इसको इस तरीके से, आराम आराम से, ताकि ये बिल्कुल अंदर से ये बंद हो जाए। बॉक्स पैटी ये शाम के टी स्नैक्स के ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग ये खा बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ये बहुत लजीज बनते हैं, स्पेशली शाम की जो हमारी क्रेविंग्स होती हैं चाय के साथ या लस्सी के साथ, जो भी, तो ये आप लोग ज़रूर बनाइएगा। चले जी, एक हम ये ले लेते हैं, एक हमारा ये आ गया, ठीक है, हमने इसको सेंटर में रखा यूं करके, लाइक दिस। हमने कीमे की स्टफिंग रखी यहाँ पे, कीमे की हमने स्टफिंग रखी, हमने ये चेडर चीज़ रखा इसके ऊपर, फिर हमने ये लई जो बनाई थी मैदे की हमने चारों तरफ लगा दी, लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। हमने अब इसको बंद किया यूं करके ऐसे, फिर हमने ऊपर से लेकर आए लाइक दिस, फिर हमने इसको भी बंद किया। ये हमारा बॉक्स पैटीज। चले अब हम करते हैं इसको फ्राई, एक एक करके मैं डालूंगी इसके अंदर। इतने हम एक और बना लेते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब शायद शाम की चाय के साथ, इट्स द बेस्ट, जिसे कहते हैं ना आपका स्नैक, ये बहुत अच्छा होता है। ये तो अभी बकरीद की मेरे यहाँ दावत थी तो मैंने ये वाला स्नैक बनाया था, क्योंकि ऑफ कोर्स थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट भी होनी चाहिए, आपका थोड़ा सा फ्राइंग आइटम भी होना चाहिए, एपेटाइज़र होना चाहिए, तो दिस इज़ यूज फॉर एपेटाइज़र। ये एपेटाइज़र के तौर पे आप लोग बना सकते हैं अपने घर में, खाने से पहले एपेटाइज़र जो हम सर्व करते हैं। और चीज़ ऑप्शनल है, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग चीज़ डालें या नहीं डालें, एंटायरली अप टू यू। डाल दें तो और भी टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा, जो चीज़ लवर नहीं है तो वो ना भी डालें तो कोई वो नहीं है, लेकिन टेस्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा चीज़ के साथ। आपकी मर्जी, आप सुबह की चाय में ले लें, बिल्कुल बना के रख भी सकते हैं हम लोग, इसको फ्रीज कर सकते हैं, तो आप लोग सुबह फ्राई करके खा लीजिए चाय के साथ, कोई मसला नहीं है। चलें जी, ये हमारा हो रहा है फ्राई, और मैं ढूंढ रही हूँ अपना ये स्पाइडर। चलिए इसको हम करेंगे, पलटेंगे, देखें कितना, यही वाला कलर चाहिए हमें, गोल्डन ब्राउन सा, ठीक है। इसको भी हम पलट देंगे इस तरीके से, चटनी के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ आप लोगों की मर्जी आप लोग खा सकते हैं। चलिए हम एक और ये डाल देते हैं, एक फ्राई हम और कर लेते हैं इस तरीके से। हम इसको यहाँ करते हैं, चलिए जी हम इसको यहाँ बिछाते हैं। इसको भी पलट देते हैं। चलिए इतने ये फ्राई हो रहे हैं, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, विल कम राइट बैक। चलिए जी, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं फ्राई करने के लिए रख दिए थे, ये आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से फ्राई हो गए हमारे ये बॉक्स पैटीज। ये कलर आएगा गोल्डन ब्राउन सा। मैंने इसमें एक और डाला है, अब मैं एक और बना रही हूँ इस तरीके से। इसको हमने यूँ रैप किया, फिर हमने इधर रैप किया, और फिर ये हमारा बॉक्स बन गया। हम इसमें एक और डाल देंगे,
अब हम जो है इसको पलट देंगे इस तरीके से, लाइक दिस। ये बहुत क्रिस्पी बनते, बहुत मजे के बनते। प्लीज आप लोग ये जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दिया करें कि आप लोग को मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं, बिकॉज मेरी एक तो क्विक रेसिपीज होती हैं और बहुत मजेदार भी होती हैं, जो कि घर में हर चीज अवेलेबल होती है। बस जब भी कोई चीज फ्राई करें हमेशा अपने ऑयल को प्री हीट कर लिया करें। अगर आप ठंडे ऑयल में जाएंगे तो वो सोक कर लेंगे, फिर बहुत ऑयली ऑयली हो जाएगा। तो हमेशा प्री हीट, चाहे वो ओवन में आप लोग बेक करें। अच्छा, इसको हम ओवन में भी बेक कर सकते हैं। आपने क्या करना है, लाइक 375 डिग्री पे आपने इसको प्री हीट करना है 25 मिनट्स के लिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये जो बॉक्स पैटीज हमने बनाया इसको हल्का सा ब्रशिंग करना है ऑयल से या बटर से, फिर आप इसको बेक कर दें प्री हीटेड ओवन में। तो ये बिल्कुल क्रिस्पी भी हो जाएंगे और मजे के भी लगेंगे, क्योंकि बेक भी होते हैं, फ्राई भी होते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। आराम से आप लोग ओवन में देंगे। जिनके पास ओवन नहीं है तो पतीला लें, उसके अंदर वो जो लिड होता है एक वो रख दें, जिसमें हम लोग स्टैंड होता है, ठीक है, वो रख दें। इसके ऊपर आप ये ऑयल करके रखें, फिर लिड लगा दें, तो आपके इसमें भी आपके आराम से वो स्टीम भी हो जाएंगे और अपना ये ब्राउन भी हो जाएंगे, सिक भी जाएंगे। ठीक है, ये हमारे बॉक्स पैटीज रेडी हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हम निकाल लेते हैं, इसको हम एक और बना लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी एक मैंगो मोहितो का एक ड्रिंक जो कि बहुत मज़े का बनता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है, क्योंकि आजकल गर्मियां बहुत हैं तो हमें तो कुछ नए नए ड्रिंक्स चाहिए ही होते हैं पीने के लिए। चलें जी, हम ये एक और बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, फिर नए नए ड्रिंक्स हों मज़ेदार समर के। जैसे उस दिन मैंने आप लोगों को जामुन का ड्रिंक सिखाया था, एक दिन मैंने आप लोगों को फालसे का ड्रिंक सिखाया था, तो अब मैं आपको आज मैं सिखाऊंगी, मतलब कैरी भी होगी और इसमें मैंगो भी होगा, ठीक है। फिर मैं एक दिन के बाद आपको सिखाऊंगी ये जो आलू बुखारे का ड्रिंक कैसे बनता है। आलू बुखारे का, खुबानी का, जितने भी अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए में, लीची, सिट्रस, जितने भी सिट्रिक के सारे फ्रूट्स आए में, बहुत मज़े के इन सबके ड्रिंक्स बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। बस बनाने का एक तरीका होना चाहिए। बाकी और ये इतने रिफ्रेशिंग होते हैं कि आपके यहाँ जो भी मेहमान भी आएगा तो वो यही पूछता रहेगा कि आपने किस चीज़ से बनाया है। चले जी, हम एक और डाल देते हैं ये, फिर हम अपने ड्रिंक की तरफ आ जाएंगे। ये हो गया हमारे बीफ मिन्स का, मैंने बीफ का कीमा लिया था, ठीक है। ये हमने हमारे बीफ मिन्स बॉक्स पैटीज, ज़्यादातर लोग ये शाम की चाय के साथ बहुत शौक से खाते हैं, और कभी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे मेरे घर में जब दावत थी, आई मेड दीज, मैंने ये बनाया था लेकिन दही बड़ों के साथ बनाया था, तो लोगों ने तो उसको दही बड़ों के साथ खाया था। ये बहुत, क्योंकि इसके अंदर कीमे की फिलिंग है, चीज़ की फिलिंग है और समोसे की पट्टी है, तो फिर वो लोगों ने इसको दही बड़ों के साथ भी खा लिया था, योगर्ट के साथ भी खा लिया था। इसके साथ आप रायता भी बना सकते हैं। चलें जी, ये हमारा ये भी रेडी हो गया, हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हमारा ये भी रेडी हो गया, लास्ट जो हमने फ्राई किया था, ठीक है। चलें जी, ये हमारा हो गया, हम इसको उठा के रखते हैं इधर, ये हम इसको यहाँ रख देंगे, थोड़ा सा क्लियर अप कर देते हैं। ये हमारा आ गया फॉइल की ट्रे, इसको हमने यहाँ करना है सेटिंग इस तरीके से। ये हो गए हमारे बॉक्स पर। अच्छी जो मैंने चटनी बना के रखी थी ये जाएगी इधर, हम इसको भी क्लियर अप कर देते हैं और हम आ जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। चलें, ये हमारे बॉक्स पैटीज रेडी हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लीन कर लें, क्योंकि आपको पता है सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई भी साथ साथ हो, खाना भी साथ साथ हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है और फिर हमें जगह भी मिल जाती है। चलें जी, ये हमारा हो गया। हमारी ये ग्लासेस आ गए इधर, ये मैं ऑयल उठा के रख देती हूँ नीचे क्योंकि इट्स हॉट। चलिए जी, ये हमारे ग्लास आ गए। अच्छा जी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसमें, हमें चाहिए, ये हमारे पास आइस है, ठीक है, हमने बिल्कुल क्रश कर ली थी, ये इसके अंदर जाएगी। 1 बोल है, ठीक है, ये आइस चला गया इसके अंदर। अच्छा, ये हैं पुदीने के पत्ते 4 से 5, ठीक है, ये इसके अंदर जाएंगे। अच्छा, ये है रॉ मैंगो कैरी जो होती है, ये मैंने इसमें डाल दी क्योंकि थोड़ा सा खट्टा सा मीठा मोहितो बनता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा है मैंगो, ये इसके अंदर जाएगा। एक मैंगो लिया है मैंने, एक कैरी ली है,
ठीक है। ये काला नमक है जो कि मैं इसमें ऐड करूंगी अराउंड हाफ अ टीस्पून, ठीक है। इसमें या 1 टीस्पून कर लेते हैं, इसमें 1 टीस्पून हमने ये ऐड किया और चीनी जाएगी इसमें 3 to 4 टेबलस्पून। चाहे तो आप लोग इसमें वो जो शीरा बनता है चीनी का वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें मुझे चाहिए, चलिए जी, ये हमारा आ गया। इसमें कोई भी फ्रिजी ड्रिंक आप इसमें डाल दें, ठीक है। ये इसके अंदर ऐड होगी और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। ये बहुत रिफ्रेशिंग बनता है, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये सारे समर ड्रिंक्स हैं। चले जी, हमारा ड्रिंक भी रेडी हो गया है। हम यहाँ पे कर देते हैं इसको सर्व। फिर मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर कर लूँगी हमारे बॉक्स पैटीज़ की और इस मोहितो की। चलें जी, हमारा ये मैंगो मोहितो रेडी हो गया है। इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम अपनी इस रेसिपी की तरफ। अच्छा, इसके लिए मैंने बॉक्स पैटीज़ के लिए इस मांडा पट्टी ली थी 10 से 15, ठीक है। 3 to 4 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया जो कि मैंने इसका लई बना लिया, बैटर बना लिया था 5 से 6 चम्मच पानी के डाल के, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा। एक 250 ग्राम मैंने इसमें कीमा लिया था बीफ का जो कि मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, ठीक है। मैंने क्या किया, वोक लिया, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला, ठीक है। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया, फिर मैंने कीमा ऐड किया, चिली गार्लिक सॉस इसमें 2 टेबलस्पून डाला, काली मिर्च का पाउडर डाला और आपका कुटी हुई लाल मिर्चें, सफ़ेद मिर्च, और हमने क्या डाला था इसमें, नमक। हमने ये ऐड करके थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप करके हमने इसको मिक्स कर दिया। 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाला है नींबू का रस, वो हमने ऐड करके इसको अच्छी तरह भून के फिर हमने स्टफिंग रेडी कर दी। फिर हमने मांडे की पट्टी ली, एक मैंने मतलब इस तरह आपने देखा होगा जब मैं आपको बना के बता रही थी, फिर मैंने बीच में स्टफिंग रखी, चेडर चीज़ रखी, फिर वो जो चारों तरफ 4 कॉर्नर से मैंने इसमें मैदे का जो बैटर बनाया था वो मैंने लगाया, ठीक है। फिर मैंने उसको बॉक्स की तरह बंद करके उसको डीप फ्राई कर दिया। ये हमारी चिकन बॉक्स पैटीज़ की बीफ मिल्स बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी हो गई। चटनी मैंने बनाई थी पीनट चटनी कोरिएंडर के साथ। हरा धनिया मैंने 1 बंच लिया, उसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड की, सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया, नमक, काला नमक ऐड किया, नींबू का रस ऐड किया, इमली का पल्प ऐड किया, ठीक है। और मैंने पीनट्स ऐड किए रोस्ट करके, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसको ब्लेंड कर लिया थोड़े से पानी में, लाइक 2 टेबलस्पून पानी में इसको मैंने ब्लेंड करके, ये हमारी चटनी बन गई। अब आ जाए अपना मैंगो मोहितो में। मैंगो मोहितो मैंने 1 कैरी ली, उसको मैंने चंक्स काट दिए, 1 मैंगो लिया, उसके भी मैंने क्यूब्स काट दिए। उसके बाद मैंने 4 से 5 पुदीने के पत्ते, काला नमक और आपका नींबू का रस ये इसमें गया और हमने फ्रीजी ड्रिंक ऊपर से हमने डाल के बर्फ़ के साथ इसको ब्लेंड कर दिया। तो ये हमारा मैंगो मोहितो हो गया, बीफ मिल्स बॉक्स पैटीज़ हो गए और हमारी ये पीनट की चटनी हो गई। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये तीनों चीज़ें इतनी मज़े की बनती है, स्पेशली ये वाली चटनी इस बॉक्स पैटी के साथ। तो केचप और चिली गार्लिक सॉस तो हर कोई खाता है, लेकिन ये वाली आप लोग चटनी जब खाएंगे आप लोग दुआएं देंगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज इसमें पीनट्स डले हुए और वो भी रोस्टेड, ठीक है। चले, हमारी रेसिपी भी कंप्लीट हो गई है और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो बस हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। TV1 हमेशा से आपको क्वालिटी एंटरटेनमेंट पहुंचाने में हमेशा आगे रहता है। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेज होते हैं TV1 के। ख़ास तौर पे एक सीरीज़ है जो कि आज रात आप 8 बजे देखेंगे, जिसका नाम है प्यार के नग़मे। आज की जो कहानी है उसका नाम है गजरा, और गजरा लिखा है खलीलुल्लाह फारूकी साहब ने। इसको डायरेक्ट किया है सीमा ताहिर खान साहिबा ने। एक्टर्स हैं इसमें सोनिया हुसैन, समी खान, आयशा तूर। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशनशिप्स के ऊपर ये सीरीज़ होती है। बहुत ही इंटेंस इसमें स्टोरीज़ होती हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस होती हैं और एक लाइन होती है इसके अंदर, हर स्टोरी के अंदर, जो कि मुख्तलिफ होती है और आपको ज़िंदगी समझने में थोड़ी सी आसानी करती है। चलिए चल के देखते हैं कि आज रात 8 बजे जो प्यार के नगमे में आप प्ले देखेंगे जिसका नाम है गजरा,
व्हाट इट्स ऑल अबाउट। चल के इसका प्रोमो देखते हैं। बहुत खूबसूरत नाम है और आप खुद इस नाम से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। ये फूल नहीं दिया आपने मुझे, यूँ समझ लीजिए जैसे मोहब्बत की हथकड़ियाँ हैं। लेकिन तुम जो भी कलर पहनोगी इतनी खूबसूरत लगोगी। जमशेद से आपका ताल्लुक? सोलमेट्स हैं। सोलमेट्स। इसकी वजह तुम हो। मैं तुम्हारे शहर में जकड़ा हुआ हूँ। बीवियाँ होती इसलिए कि स्ट्रेस रिलीव कर सके। और बदकिस्मती से हमारे माशरे में औरत को ही समझौते करने पड़ते हैं। जमशेद शिराजी उठो, तुम बुज़दिल नहीं। औरों का हाथ थामो, उन्हें रास्ता दिखाओ, मैं भूल जाऊं अपना ही घर, तुमको इससे क्या। देखिए प्यार के नगमे सीरीज में ड्रामा आज रात 8 बजे आप देखेंगे प्यार के नगमे में ये खूबसूरत कहानी जिसका नाम है गजरा। इसको डायरेक्ट किया है सीमा ताहिर खान साहबा ने, इसको लिखा है खलीलुल्लाह फारूकी साहब ने, और कास्ट में है आयशा तूर, सोनिया हुसैन और समी खान। ये पार्ट 1 है और आज आप पार्ट 1 देखिएगा, बहुत जल्द पार्ट 2 भी आपकी स्क्रीन्स पे आएगा, लेकिन अभी पार्ट 1 आज रात को आप 8 बजे एंजॉय कर सकते हैं। और इस वक्त नौरीन अपनी मोहितो एंजॉय कर रही है। बिल्कुल। हाँ। ये बहुत रिफ्रेशिंग बना है बहुत इसमें। रिफ्रेशिंग है। मतलब मजा आता है, समझ ड्रिंक है ना तो अच्छा लगता है पीने में। और मुझे लगता है कि मैंगो के साथ जितनी भी वेरिएशन आप करते जाएं, बिल्कुल। आजकल तो बहुत सारी नई नई रेसिपीज आ गई हैं। बहुत। हाँ, और आपको पता है इतने मॉकटेल्स हैं, अनकाउंटेबल हैं। अच्छा। हर फ्रूट का, लाइक लाइची, प्लम्स, जामुन का तो उस दिन मैंने बनाया था, बहुत मजे का था। वो प्लम्स का भी बन रहा है। आपको प्लम्स ना, आपने कहा था ना प्लम्स का भी बनाना। प्लम्स का बहुत जबरदस्त बन रहा है। उसकी ड्रिंक चटनी वैसे ज्यादा बनती है ना? चटनी भी बनती है, लेकिन इनके मॉकटेल्स कॉकटेल्स बहुत अच्छे बनते हैं। ड्रिंक कल हम वो बना रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, आज अभी वक्त हो जाता है खवातीन और हज़रात आज की ताज़ा तरीन खबरों का, तो चलिए चल के देखते हैं कि आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या है। जी, पहली खबर क्या है? ये एक बड़ी खतरनाक खबर है भाई। अमेरिका के अंदर एक जहाज जा रहा था जिस पे बिजली गिर गई। ये एक बहुत ही खतरनाक सी खबर है। मैं तो जब भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ शफ़ारीन, मुझे एक डर इसी बात का लगा हुआ होता है। और इतनी दफ़ा जहाज से कभी चांद दिख रहा होता है, कभी लाइटनिंग दिख रही होती है। ये एक बहुत ही खौफनाक सी खबर है और हमारी यही दुआ है कि जब भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, आप लोगों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे भाई, क्योंकि ट्रैवलिंग एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक स्टेप होता है करने के लिए। अच्छा जी, हंगरी में एक बहुत ही, यूरोप में हंगरी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त रोड तामीर की गई है कि जहाँ अगर गाड़ी आप सही स्पीड पे चलाएंगे तो उस सड़क में से म्यूज़िक की आवाज़ आपको आना शुरू होगी। म्यूज़िक बजेगा अगर इफ़ यू आर ड्राइविंग एट द राइट स्पीड, तो बहुत ही अच्छी सी म्यूज़िक बजना शुरू हो जाएगी और आप अपनी ड्राइव को और एंजॉय कर सकते हैं। चलिए जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, 1 अगस्त से एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप लिया है हमारी गवर्नमेंट ने। 1 अगस्त से हर तरह का प्लास्टिक की जो क्रॉकरी है उसको बैन कर दिया जाएगा। सारे रेस्टोरेंट्स में, हर जगह पे, जो जगह जगह आप देखते होंगे प्लास्टिक के चमचे, प्लास्टिक की प्लेटें, बहुत अच्छी बात है। प्लास्टिक फ्री होने की तरफ हम लोग अब कदम उठा चुके हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि आज भी एक इंटरनेशनल डे है प्लास्टिक बैग फ्री डे, और ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा। और अब जो बर्तन इस्तेमाल किए जाएंगे वो ज़्यादा सस्टेनेबल होंगे, लेकिन ये प्लास्टिक को बैन करने की जो एक ड्राइव है ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइव है और हम अपनी गवर्नमेंट को भाई इस बात पे खराज तहसीन पेश करते हैं। चलिए जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अच्छा, चाइना ने बड़ा ज़बरदस्त ये काम शुरू किया। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिक मनी आ गई थी, जिसको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स कहते हैं। अब आप अपने हाथ से, अपने पाम से आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, वक्त दोबारा से पहले की तरफ जा रहा है। हम लोगों ने सिग्नेचर्स इन्वेंट किए, लेकिन सिग्नेचर्स से पहले क्या होता था,
अंगूठा लगता था। एग्जैक्टली। अब आप देखें, अब वही आपकी जो हाथों की लकीर है उससे आप अपना बैंक अकाउंट यूज कर पाएंगे और पे कर पाएंगे। ये चाइना ने नई साइंस ईजाद की है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये एक क्रिश्चियन प्रीस्ट है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हज की सादत इनको हासिल हुई। इनको जो बादशाह हैं सऊदी अरेबिया के, उनके इनविटेशन पे इन्हें इनवाइट किया गया था और ये पहले प्रीस्ट थे। अब इन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद हज किया है और हमारी दुआ है कि जितने लोगों ने भी इस साल हज किया, और बहुत सारे लोगों ने इस साल माशाल्लाह हज किया, अल्लाह ताला आप सबकी जो इबादत हैं उन्हें कबूल फरमाए। चलिए जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है रशिया से क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल जो है उसको, उसकी जो सेकंड शिपमेंट है वो पाकिस्तान आ चुकी है। क्रूड ऑयल की एक बहुत ज़बरदस्त एक, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप, हमारी इकॉनमी से बेहतर होगी और जो तेल की कीमतें हैं, जो पेट्रोल की कीमतें हैं, इनमें भी काफ़ी हद तक कमी की एक पेशन गोई की गई है कि जिस तरह ये ऑयल मार्केट में यूज़ किया जाएगा, हमारी जो कीमतें हैं पेट्रोल की और बाकी ऑयल्स की वो भी कम होती चली जाए। आमीन बोल दे। आमीन। हाँ, लेट्स होप सो। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जो कि सऊदी अरेबिया गए हैं पैदल वॉक करते हुए। पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया तक का सफ़र उन्होंने, उस्मान राशिद इनका नाम है, इन्होंने पाकिस्तान से सऊदी अरब का जो सफ़र है वो 55 से एक कम क्या होता है, 54 को उर्दू में क्या कहते हैं, 54 किलोमीटर्स वो वॉक करते हुए गए हैं भाई यहाँ से हज करने के लिए। उन्होंने यहाँ से सफ़र शुरू किया पैदल चलते चलते। देखिए जी, इश्क का आलम तो ये होता है, इश्क तो इसको कहते हैं। क्या खूबसूरत बात है। ख़वातीन और हज़रात, एक और नासा की स्टडी आई है। नासा रोज़ाना हमें चौंका देने वाली स्टडीज़ और रिसर्चेस भेज रहा होता है। पानी इतना ज़्यादा लोगों ने ज़मीन की सतह से निकाला है कि ज़मीन का जो एक्सेस है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ये नासा की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि अंडरग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा पंप किया है दुनिया में लोगों ने कि जो अर्थ का एक्सेस था वो थोड़ा चेंज हो गया है, टिल्ट हो गई है। लेकिन इस पे इसके क्या असरात होंगे ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए जी। अच्छा, ये एक देखिए, पागलों की कोई कमी इस दुनिया में है नहीं, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक बैग, इतना छोटा बैग, अभी आपकी स्क्रीन पे भी ये तस्वीर आ रही होगी, ज़रूर प्लीज़ पहले तस्वीर दिखाएं। ये एक उंगली के ऊपर आपको हल्का सा एक पीले रंग का डॉट नज़र आ रहा होगा, वो एक बहुत ही छोटा सा बैग तख्लीक किया गया। एक लुई वुइटन का फेक बैग था ये, इसको तख्लीक किया गया और ये बिका है $63,750 का। सोचिए, तकरीबन $64,000 का ये बैग बिका है। नौरीन, आप खरीदेंगे ये बैग? कभी भी नहीं खरीदा। हाँ, सोचे $64,000। ये तो ऐसा लग रहा है कोई मस्कीटो बैठा हुआ है। हाँ, इट्स अ लिटिल डॉट। हाँ, इट्स अ डॉट। आप सोचे कौन खरीदेगा इतना महंगा बैग, लेकिन देखिए लोगों का। असफर, अभी इनका एक परफ्यूम लॉन्च हुआ है, इट वाज समथिंग बेस्ट है लुई वुइटन का, लाइक इट्स प्योर ऊद का है, इट्स अमेजिंग। बहुत महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है। आप लाइए मेरे लिए? ले आएंगे आपके लिए। ये तो आप रहने के ले आएंगे आपके लिए ना। अभी तक मीठी ईद से बकरा ईद भी गुजर गई, ना कोई दावत हुई, और आप लोग गवाह हैं। इन्होंने 100 दफा कहा कि नहीं नहीं आप तो आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, ना कोई दावत हुई। मैं दुबई से आ जाऊं, फिर आप आएंगे दावत में। अब आप पहले आप लंदन से कह रही थी मैं आ जाऊं, अब आप दुबई। आप ये मुझे शायद इस आश्रय में रख के दुनिया घूम रही है। नहीं, मैं आश्रय। हाँ, आप मुझे कहती दावत हो रही है, फिर आप बता दी मैं बाहर ट्रैवल करने जा रही हूं। अल्लाह की तरफ से मेरी ट्रैवलिंग निकल आई तो मेरा क्या कसूर। जबरदस्त। लेकिन नहीं भैया, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह घूमती फिरती रहे और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। ख़वातीन और हज़रात, जाते जाते आपको फिर एक बात हम यही बताते जाएंगे कि आज वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे है। आप कभी भी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, आपके घर से कोई जा रहा हो, आपके मुलाजमीन जा रहे हो या आप खुद जा रहे हो, आप चटाई का बैग इस्तेमाल करें, कपड़े का बैग इस्तेमाल करें, 2-3 गाड़ी में रखे रहें, अपने घर में रखे रहें। प्लास्टिक बैग बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को किल करता है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट ख़राब करता है, आपकी आबो हवा के लिए, फ़िज़ा के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो प्लास्टिक बैग से निजात हासिल कीजिए। और कहीं पे भी आप देख रहे हो कि प्लास्टिक बैग में आपको सामान दे रहा है तो वहाँ उसको रोकिए और आप अपना कपड़े का या चटाई का बैग दीजिए कि इसमें आप सामान रखें, अपना राशन रखें और उस तरह सामान लेके वापस आए। हमें प्लास्टिक को मना करना है, प्लास्टिक को प्रमोट नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। थैंक यू शेफ नौरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।